अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मन बाशमा कामले हस्तम। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस तरह ताकि आपको इस तरह के नावल्स और एपिसोड वगैरह वाले नावल आपको मिलते रहें। इसकी पहले 2 एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये तीसरी एपिसोड मैं अपलोड कर रही हूँ। किस्त नंबर 3। सूरज तकरीबन ढल चुका था। हल्की जर्द रोशनी अभी फैली हुई थी, जैसे शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा था। आयशा किचन में खड़ी चपातियाँ बना रही थी और साथ खड़ी हसान की अम्मी हंडी देख रही थी। आयशा, बस ये सालन तैयार है, बाकी जो अज़ाफ़ी डिशेस हैं वो पहले ही तैयार कर ली थी। खीर भी फ्रिज में रख दी थी मैंने बनाकर। फरीद भाई और कमर आते ही होंगे, तुम ये चपातियाँ बना लो तो उनके लिए खाना निकाल देना। बच्चे चाहे अभी ना भी खाएं तो जब उनका दिल होगा खा लेंगे। असान की अम्मी आयशा की जेठानी थी, मगर हमेशा इत्तफाक और सलूक से रही थी। फरीद और कमर दोनों सरे शाम ढेरे से वापस आते थे तो उनके लिए खाना निकालने की ताकीद करते हुए रिहाना बाहर चली गई थी। बड़े बरामदे बड़े बरामदे के एक तरफ बने दादी के कमरे में सब जमा थे। बेड पर कंबल में दादी के साथ अनाया बैठी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अंजम भी पैर कंबल में दिए बैठी थी और सामने सामने एक छोटे सोफे पर अली बैठा था तो दूसरे पर अनम बैठी थी। दरमियान में काफ़ी जगह खाली थी, जहाँ कोयलों से बनी अंगीठी रखी गई थी, जिससे पूरे कमरे को कदरे गर्म कर रखा था। अनम घुटनों को ऊपर समेट कर बैठी थी और एक शाल को कंधे से लाकर पाँव के पाँव के नीचे लटकाया हुआ था। सब अपनी अपनी झोलियों में मिक्स ड्राई फ्रूट लेकर बैठे थे। अनम बाल खोले बैठी थी। उसके बाल काफ़ी अच्छे थे, जो आधी कमर तक आते थे। अनम, क्या बालों को बखेर कर बैठी हो? उलझन नहीं हो रही तुम्हें? चलो समेटो इन्हें। अनायापी, अगर आपको उलझन होती है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सबको भी होती होगी। मुझे कोई मसला नहीं, वो एक अदा से बोली थी तो दादी मुस्कुराई। अनाया को तब चढ़ गई थी। तभी आसान सबको यहाँ जमा देख कर अंदर दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह काफ़ी खुश शक्ल और खुश मजाज लग रहा था। अरे वाह आसान भाई, आ गए। कहाँ थे आप? इतनी सर्दी में आप लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है बाहर निकलने की? उफ! वो आंखें फैलाई पूछ रही थी तो आसान को शरारत सूझी। बिल्कुल वैसे जैसे हफ्ते बाद हमारी हिम्मत हो जाती है नहाने की। वो सब हंस पड़े थे। आसान ने दादी के साथ साइड टेबल पर खुद को टिका लिया था। हाय हाय, हफ्ते बाद कहाँ, हर दूसरे दिन तो नहाती हूँ। चाहे ये काम दिल पर पत्थर रख कर ही कर लेती हूँ, पर कर तो लेती हूँ ना। अनम आसान की बात पर बलबला कर रह गई थी। तभी एदा दाखिल हुई और अनाया की जानिब देख कर बोली, अनाया आपी, वो सर दर्द की टैबलेट किधर है? कुछ पता है आपको? वो ये इधर वाले दराज में पड़ी होगी। क्यों, क्या हुआ है? किसके सर में दर्द हो रहा है? अनाया कदरे फिक्रमंदी से पूछ रही थी तो एदा गोली निकालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वो मेरे सर में दर्द हो रहा था। मेडिसिन लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे बस इसे गोली दे रहे हो, इसका दर्द भी बांटो कोई। अनम उसे जाता देखकर जल्दी से बोली थी तो ऐदा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। अनम चाहती थी कि वो कुछ देर उनके साथ बैठ जाए। इसका छोड़ो, इसका दर्द टैबलेट से ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दर्द बांटने का एक तरीका है मेरे पास, सुना चाहोगे? आसान अनम की ये बात पर फ़ौरन बोला था तो ऐदा रुक गई थी। अनम को लगा आसान कुछ अच्छा बोलेगा तो हाँ सर हिला गई। आसान गला खंगार कर बोलने लगा, तुम्हारा दर्द बांटने के लिए इरशाद है। चलो आओ हम दर्द बांटते हैं। तुम दरवाजे में उंगली दो, मिलकर चीखे मारते हैं। क्यों, कैसा लगा आइडिया अनम? अच्छा है ना? हसान दांत निकाल कर अनम से पूछ रहा था तो उसका मुंह बन गया। ऐदा निकल गई थी और बाकी सब का कहका बुलंद हुआ था, बस यही बातें करनी आती हैं आपको? कोई ढंग की बात तो नहीं कर सकते आप? कम से कम हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अनम मुँह फैलाए बोल रही थी तो हसान का मुँह खुल गया और वो जल्दी से आगे को हुआ। ये ना ये बात ना करना अनम बीबी, चैलेंज मत करना, क्योंकि हम तो वो हैं जिससे पेपर में कुछ ऐसा आता था कि चैलेंज कैसे कहते हैं। तो मैंने पूरा सारा पेपर खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिख दिया। अपनी बाप की औलाद हो तो पास करके दिखाओ। इट्स कॉल अ चैलेंज, हसान दांत निकालते हुए कह रहा था। वो यूँ हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छा लग रहा था। अनम अनम, तुम्हारी जुल्फ़ों के लिए मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। अनम के मना करने से पहले ही वो बोलने लगा था। तेरी जुल्फ़ें हैं गुप अंधेरा, हो जाए गंजी कर दे सवेरा।
ہو جا گنجی کر دے سویرا۔ انم نے بے چارگی بھری نظروں سے احسان کو دیکھا۔ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ احسان سے ہمیشہ اس کا مذاق بنتا تھا، مگر پھر بھی وہ چپ نہیں رہتی تھی۔ انم تم اس کو چھوڑو، ان کی بیگم کی زلفوں کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، کبھی روٹی کے ٹکڑوں میں، کبھی سالن کے پیالوں میں، تیری زلفوں کا دیدار بیگم، ہر نوالے میں۔ سب کا بات بات پر قہقہا بلند ہو رہے تھے اور باقی سب گھر والوں کو تو اب ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ اچھا چلو بس بہت ہو گیا، اٹھو سب اور کھانا کھاؤ چل کر، پھر اذان ہو جائے گی، نماز کا وقت نکل جائے گا، چلو شاباش اٹھو، شاباش دادو، آپ کا کھانا میں یہیں لا کر دیتی ہوں۔ اب اٹھ کر باہر نکل گئی۔ صحن کو عبور کر کے سامنے ڈرائنگ روم تھا، سب وہاں کا رخ کر رہے تھے۔ تبھی عنایہ نے احسان کو روکا اور وہ رک گیا۔ وہ تم سے کچھ بات کرنی تھی، رکو 2 منٹ، بیٹھ جاؤ۔ عنایہ خود بھی بیٹھ گئی اور اسے بھی بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ بیٹھ گیا اور تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے کل ہونے والی ساری بات احسان کو بتا دی تو وہ باہم ہاتھوں کو ملائے ساری بات سنتا رہا اور پھر آخر میں قہقہا لگایا تو عنایہ نے اسے چپے سے دیکھا تو اس کی ہنسی بریک لگی۔ اوہو یار، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایسی فلمی ہیروئن بن کر میرے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے پیچھے آنے کا، وہ تو بس وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تمہارے سر سے خون نکل رہا تھا تو میں چلی گئی، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کہہ رہی تھی تو احسان نے گہری سانس لی۔ اچھا یار، یہ تو کافی برا ہوا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب تمہیں نئے سرے سے سمٹ بنانی شروع کر دینی چاہیے۔ کتنی بار کہا تھا کہ یار لفظ مت استعمال کیا کرو، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، مگر اب میں اسے اسی کے انداز میں جواب دوں گی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے آنکھیں چپکائے بغیر بول رہی تھی اور اس کے لبوں پر ہلکا طنزیہ تبسم تھی تو احسان ٹھٹ گیا۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں عنایہ بتاؤ عنایہ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی چیزیں اس سے واپس لوں گی اور یہ کام تم کرو گے۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے؟ احسان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کر عریش کے گھر سے مجھے لیپ ٹاپ واپس لا کر دو گے، وہ بڑے آرام سے بول رہی تھی تو احسان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کیا مطلب؟ کیسے لائیں گے؟ ہم منتیں کرنی ہے اس کی؟ کہاں؟ اگر ہاں تو کل ہی کر لو، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، وہ منہ بنا کر کہہ رہا تھا تو عنایہ کو غصہ آیا۔ بیوقوف، منتیں کیوں کرنی ہے اس سے چھپا کر؟ مطلب اسے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ لیپ ٹاپ غائب ہو گیا ہے، اسے لے کر آنا ہے۔ وہ ابھی تک ناسمجھی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بولی، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر کی پچھلی دیوار چھوٹی ہے، تم اور محب آسانی سے پھلانگ جاؤ گے، پھر بس لان کون سا لاکڈ ہوتا ہے؟ اوپر والے فلور پر دائیں ہاتھ پہلا کمرہ عریش کا ہے۔ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ رات کے 1 بجے کے قریب خاموشی سے اس کے کمرے سے لیپ ٹاپ اڑا لانا، بس گارڈ کو بھنک نہ پڑنے دینا، بس اتنا سا تو کام ہے۔ ساری بات سن کر گہری سانس لی تھی۔ عنایہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب عنایہ تم اس کے گھر سے چوری کرواؤ گی ہے نا؟ پاگل، وہ میری چیز ہے، دھوکہ تو اس نے کیا ہے، میں بس اسے اس سے واپس لے رہی ہوں۔ چرا کر؟ احسان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہیں، یہ چوری نہیں ہے، چوری تب ہوتی ہے اگر اس سے پوچھے بنا اس کی چیز غائب کرواتی۔ یہ تو میری چیز ہے، بس اسے واپس لے رہی ہوں۔ تم نے اپنی ہی چیز لے رہی ہو، مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کام تو ٹھیک ہے نا؟ عنایہ پر احسان کی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ فی الحال اپنی علم کے مطابق دونوں بات ٹھیک ہے کر رہے تھے کہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا مگر کام ٹھیک تھا۔ احسان نے ہاں میں ہاں سر ہلا دیا۔ تبھی مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں تو وہ اٹھ گئی۔ چلو اب یہ سب کیسے کرنا ہے تم یہ سوچ لو، اور کس دوست کو ساتھ لے کر جانا ہے سب سوچ لو، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آ کر بات کروں گی تم سے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور احسان وہیں بیٹھا حساب لگا رہا تھا کہ سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ اس نے پورے اہتمام سے وضو کیا اور پورے اہتمام سے نماز ادا کی۔ کچھ دیر دعا کرتی رہی جس میں احسان کے مشن میں کامیاب ہونے کی دعا بھی شامل تھی۔ پھر دعائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے روز کی طرح قرآن مجید نکالا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور گرے دوپٹے میں اس معصوم چہرہ ہمیشہ کی طرح دمک رہا تھا۔ ناک میں پہنی لونگ ہلکی سی روشنی پڑنے پر چمک اٹھی تھی۔ اس نے اپنا سبق نکالا اور پہلے ایک صفحہ تلاوت کر کے اب ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ سارا صفحہ پڑھ چکی تھی، اگر اپنے مطابق کچھ سمجھ نہیں آیا تھا تو دوبارہ پڑھنے لگی کہ کہیں وہ کچھ مس کر رہی ہوگی۔ صفحے کے درمیان میں پہنچ کر اس آیات کو پڑھتے اس کے ذہن میں ایک اچانک چمکا ہوا، وہ یہ کچھ بھلائی نہیں کہ لوگوں گھروں میں پچھڑ توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔
اس واقعات کے متعلق تفسیر میں پڑتی باتیں اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جب لوگ عمرہ اور حج اور عمرہ کرنے جاتے تو اگر انہیں کوئی بہت ضروری کام پڑ جاتا اور راستے سے ہی واپس جانا ان کی مجبوری بن جاتی، وہ لوگ اپنے گھروں میں پچھلی دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوتے تھے، وہ دروازے سے اندر نہیں آتے تھے۔ یہ اس وقت کی ایک حساب کی رسم بن چکی تھی، اس لیے اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کو تاکید کرو کہ جب بھی وہ گھروں میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہوں، کیونکہ پیچھے سے گھروں میں آنے کو غلط عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گھروں میں پیچھے سے آنا گناہ نہیں تھا، مگر وہ طریقہ غلط تھا، تو طریقہ غلط ہونے سے عمل بھی غلط قرار دیا گیا تھا۔ تو کوئی بھی ٹھیک کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ کام بھی غلط ہوگا۔ عنایہ کے ذہن میں اپنی اور حسان کی ساری باتیں کسی ریکارڈ فلم کی طرح چلنے لگی۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے عنایہ، حسان بول رہا تھا۔ کام تو ٹھیک ہے نا، عنایہ بول رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس طریقے سے یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور یا اللہ، میں کیسے بھول گئی تھی کہ آپ سے بات کیے بغیر میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں؟ مجھے تو فیصلے سے پہلے آپ کی ہاں نہ دیکھنی تھی نا، پھر میں کیسے آپ سے مشورہ کرنا بھول گئی؟ اپنے سب سے اچھے دوست سے جو ہمیشہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ آئی ایم سوری یا اللہ، آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ وہ خود صرف خود سے بول رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر قرآن کے صفحے پر گرا۔ ہر دن کیا ہو گیا تھا یا جو ہونا تھا، جو اہم ہوتا ہے، ہر شام اسے اس کتاب سے باخبر کر دیا جاتا تھا، اور اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا تھا کیا؟ وہ تلاوت مکمل کرتے ہوئے چونتے ہوئے اسے احتیاط سے الماری میں رکھتی ہوئی باہر نکل آئی تھی، تو سامنے احسان بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کر آیا اور بولا، میں نے سارا سوچ لیا کہ کیسے کرنا ہے، اب دیکھنا کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارا لیپ ٹاپ تمہارے پاس ہوگا۔ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں چاہیے، تم اب یہ نہیں کرو گے، وہ اٹل انداز میں کہہ رہی تھی، تو احسان کا منہ کھل گیا۔ ہاں، وہ کیوں بھلا؟ ابھی تو ساری پلاننگ کر کے گئی تھی۔ یہ اندر سے ہو کر آئی ہو تو ایسا کیوں ہو گیا کہ ایسا کہہ رہی ہو؟ احسان کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ عنایہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گرے رنگ کے چوڑے میں ملبوس، اس کے ساتھ کے ہم رنگ دوپٹے کو چہرے کے گرد ہمیشہ کی طرح لپیٹا ہوا تھا، اور آگے پیچھے دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، ایسے کہ اس کا جسم کور تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔ بس کہہ دیا نا؟ نہیں تو نہیں، بس اب اس بات کو ختم کر دو۔ خود ہی کام ہو جانے کے بعد کسی کو ہاتھ مجھے کٹوا دے گی۔ وہ خود ہی کام ہو جانے کے بعد کسی کے ہاتھ مجھے لٹا دے گی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ کندھے اکچا کر رہ گیا، پھر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شام کی سرخی کو رات کے اندھیرے نے مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ گیٹ کے پاس 2 گارڈ مستعد سے بیٹھے تھے، اور ساتھ پورچ میں 3 لینڈ کروزر اور ایک سفید ہیلیکس کھڑی تھی، جسے عنایہ نے بے مقصد کھلے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ ولا میں آج پہلے کی نسبت قدرے ہلچل تھی۔ سنہری سی صبح بھیگ رہی تھی۔ کشادہ لان میں سبز گھاس پر شبنم کے قطرے ہلکی سی دھوپ کی کرنوں سے موتیوں کی طرح چمک اٹھے تھے۔ اندرونی مین بڑے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ سامنے لانچ کے ایک طرف بنے ڈائننگ ہال میں زنائشہ اور آسیہ بیٹھے ناشتہ کر رہی تھیں۔ زنائشہ منہ میں قدرے بھرے نوالے رکھ رہی تھی اور ساتھ جوس کا گلاس تھوڑی دیر بعد لبوں سے لگا لیتی تھی۔ زنائشہ، یہ کیا طریقہ ہے بیٹے کھانے کا؟ چھوٹے نوالے لو، کہاں کی جلدی پڑی ہوئی تھی تمہیں؟ آسیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ ہنوز پہلے سے کھانے میں مصروف تھی، پر اس کی بات کا کوئی خاص طور خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امی، یہ مرتضیٰ بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ آج میرا کالج کا پہلا دن ہے، اور یہ دیکھیں مجھے لیٹ کروائیں گے۔ مرتضیٰ بھائی ابھی آ بھی جائیں اب، اس نے آخر میں مرتضیٰ کو آواز لگائی تھی۔ تبھی سامنے سے مرتضیٰ زینے پھلانگتے ہوئے نیچے آیا۔ بلیک جینس پر بلیک ڈریس شرٹ پہنے، اوپر سے 2 بٹن کھولے ہوئے تھے، چہرے پر ازلی سنجیدگی برقرار تھی۔ ہلکی بریو کو نفاست سے تراشتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد وجہ دیکھ رہا تھا۔ زنائشہ کو یوں شور مچاتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر محض سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے بیٹھا اور بیڈ پر جیم لگا کر کھانے لگا۔ وہ ساتھ وقفے سے جوس کا گلاس بھی بھر لیتا تھا۔ خوبصورتی بازو پر رولیکس برانڈ کی گھڑی آستینے موڑی ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا۔ آج آفس کے سارے معاملات اسے چیک کرنے تھے۔ کافی ساری ڈیٹیلز پینڈنگ تھیں، اسے سارے پارٹنر سے مل کر وہ ڈن کرنی تھیں۔
जुनाइशा भी उसे देखकर उठ कर खड़ी हुई थी। जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई तो मुर्तज़ा खान चाबी उठाते हुए बाहर की जाने बढ़ गया। आसिया अंदर जुनाइशा के पास गई और बैग में कुछ रख रही थी। जुनाइशा, बेटा, बड़ी चादर ओढ़ कर जाना, तुम्हें पता है ना भाई को बेपर्दा औरतें जितनी भी अच्छी हों उससे अच्छी नहीं लगती। आसिया ने जुनाइशा को समझाने वाले अंदाज में कहा तो उसने ऊपर की तरफ देखा। जाहिर सी बात है अम्मी, जो औरत अपने आप को अपने औरत होने का पास ना रखे वो भला किस अच्छे और खैर ख्वाह मर्द को पसंद आ सकती है। आप बेफिक्र रहें, चादर ओढ़ कर ही जाऊंगी, वो प्यार से बोल रही थी। तो आसिया मुस्कुरा दी और जो उसने जल्दी से बैग की स्ट्रिप उठाते हुए उसे कंधे पर डाला और चादर अच्छे से ओढ़ते हुए अम्मी के गले लग गई और बाहर निकल गई। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे वापस आने तक बहुत अच्छा सा खाना तैयार करवाइएगा, लव यू, वो बोलती हुई जा रही थी और जल्दी से वापस लॉन्च के बाहर के छोटे 3 ज़रीने फरांगते हुए भाई मुस्तफ़ा के पास आकर रुकी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर उसे देखा और सर पर बोसा दिया। भाई, मुझे नहीं जाना इस छोटी सी गाड़ी में, वो ब्लैक हेलक्स पर जाते हैं ना, प्लीज़, ये बहुत छोटी लगती मुझे। जुनाइशा मुंह फैलाकर उसकी गाड़ी में जाने से मना कर रही थी और वो मुर्तज़ा की BMW को छोटी सी कार कह रही थी, जिस पर मुर्तज़ा ने उसे हैरत भरी निगाहों से देखा और फिर सर हिलाकर चमचमाती स्याह हेलक्स की जानिब बढ़ गया। हालांकि उसे सिर्फ अपनी गाड़ी में जाना पसंद था, मगर वो इसकी बात नहीं टाल सकता था। जुनाइशा का भी रिजल्ट नहीं आया था, मगर कॉलेज में सेमेस्टर कैंप के लिए दाखिले हो रहे थे, इसलिए वो उसे लेकर जा रहा था ताकि एक बार कॉलेज भी देख ले, ताकि बाद में ये ना कहे कि उसे ये कॉलेज पसंद नहीं। गाड़ी तेज़ी से रोड पर भाग रही थी। गाड़ी में हल्का जुनाइशा की पसंद का म्यूज़िक चल रहा था। वो मस्ती में बैठी हुई गाड़ी से बाहर देख रही थी। मुर्तज़ा ने डार्क ग्लासेस पहने हुए थे। वो संजीदगी से कभी सामने देख रहा था तो कभी साइड पर देख रहा था। इसने कॉलेज के सामने जाकर ब्रेक लगाई। जुनाइशा फट से उतरी और मुर्तज़ा चाबी निकालते हुए उतरने लगा था कि विंडो स्क्रीन से सामने नज़र पड़ी तो वो चौंका था। उसे सामने गाड़ी से अनाया उतरते हुए दिखाई दी थी। अनाया अपने ताया के साथ अज़म और अनम को एडमिशन के लिए लाई थी। वो चारों उतरते हुए अंदर की जानिब बढ़ रहे थे तो वो भी उतरा और गाड़ी लॉक करते हुए जुनाइशा को अंदर बढ़ गया। उसे सुबह खुशगवार महसूस होने लगी थी, पर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। जुनाइशा का एडमिशन करवाने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करके खुद ऑफिस के लिए निकल गया और अनाया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। अंजम और अनम को कमर साहब ने घर छोड़ दिया था और खुद ज़मीनों पर निगरानी के लिए निकल गए थे। लो आज फिर से हार मानी, लो झुक गए हम आज फिर से तोड़ा जिद को, अना को दी तकलीफ़, आज फिर था मालूम कि ये सफ़र मुसलसल पर बांधा है, रखते सफ़र आज फिर कभी तो हो जाए ला हासिल अभी है, उठी है दिल में ये आस, आज फिर वो भी देखें कभी इस ओर पलटने लगी है ये हसरत, आज फिर रिलैंड आखिर आधी रात के अंधेरे में भी दिन की जैसी रौनक रखता था। यहाँ रात को पब्स, क्लब्स, बार्स रात गहर तक खुले रहते थे, जहाँ कसीर तादाद में मनचले अपनी शामों को खुशगवार बनाते थे। वैसे ही डबलिन के सिटी सेंटर के करीब एक नाइट क्लब से गानों की ऊंची आवाज़ें बाहर आ रही थी। काफ़ी दूर से गुजरते हर शख्स को साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैसे ही उसने कुछ दूर एक लड़का हुडी पहने खड़ा था। हुड से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ था, या उसने खुद अपने चेहरा छुपा लिया था, मगर वक्फे वक्फे से वो अपनी गहरी और पुरकशिश आंखों से बगौर सामने क्लब की जानिब देखता था। क्लब के अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा आमतौर पर सारे नाइट्स क्लब का होता है। रोशनियों से जगमगाती जगह, कान फाड़ देने वाले हद तक ऊंचा म्यूजिक जो वहाँ मौजूद लोगों को कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। शायद वो लोग आदी हो चुके थे। बिल्कुल छोटे कपड़ों में मलबूस एक लड़की के गिर्द 6 लड़के नाचते हुए वो उसे यूं ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहे थे जैसे अपनी गलीज निगाहों से ही सारा मज़ा ले लेंगे। लेकिन वहाँ मौजूद किसी लड़की को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पानी की तरह शराब का इस्तेमाल हो रहा था। हर शख्स नशे में धुत दिखाई दे रहा था। इन्हीं में सामने हैरी एक ग्रुप में खड़ा लड़खड़ाता हुआ डांस कर रहा था। वो अब होश खोने लगा था, इसलिए सबको हाथ हिलाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे जब इस हुडी पहने शख्स को सामने का दरवाजे से हैरी निकलता दिखाई दिया। वो वक्त ज़ाया किए बिना तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। हैरी पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था ताकि गाड़ी लेकर ज़्यादा आवाज़ खोने से पहले घर पहुंच जाए। वो गाड़ी की जानिब अगर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही लगा था कि उसे अचानक किसी ने पूरे ज़ोर से पीछे को धकेला था। वो बिल्कुल ना संभल पाया था और पूरा घूमते हुए शख्स की जानिब फिर गया था
जिस चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसने एक जोरदार मुक्का हैरी के मुंह पर रसद किया, जिससे हैरी का द जिससे हैरी का द दिमाग घूम गया और वो नीचे गिर गया। अब उस पर झुकते उसे यके बाद एक ने मुक्के को थप्पड़ रसद करा था। उसके मुक्कों से हैरी को उसके जिस्म की ताकत का खूब अंदाजा हो रहा था। हैरी बार बार आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो, छोड़ो मुझे। हैरी ने अटकते 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 बात पूरी की, मगर वो उसे नहीं छोड़ रहा था। हैरी की आंखें और होठों के पास से लबालब खून रिसने लगा था। क्यारा का पीछा छोड़ दो तुम, मुझे आइंदा इसके आसपास कहीं नजर ना आओ, समझे तुम। वो उसे इसी की ज़ुबान में कह रहा था और हैरी ने हाँ में हाँ बाएं बाबा सर लाया, क्योंकि बोलने की ताकत उसमें बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। उसने उसे वहाँ एक झटके से छोड़ा और खुद वापस कदम मोड़ लिए। थोड़ा आगे जाकर ही उसने एकदम से हुडी को पीछे गिराया। उसके हाथ से पेरी के मुंह से निकलने वाला खून कतरों की सूरत में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। सुनहरी पेशानी पर ढेरों बल पड़े हुए थे। ज़ोआर चलते हुए पार्किंग एरिया से बाहर निकल आया था। ऐसे लगता था जैसे उसे पहनी हुई हुडी से उलझन हो रही है, जैसे ये उसे कुछ खास पसंद ना हो। वो वो जीन्स के जेबों में हाथ डाले अपने फ्लैट की जाने बढ़ गया था। अनाया ने किसी और टॉपिक पर दोबारा असाइनमेंट बना ली थी और टाइम पर दे भी दी थी, मगर वो पहले वाली जितनी अच्छी नहीं बनी थी। इसलिए इस बार हैरिस की प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी थी और अनाया दूसरे नंबर पर आई थी। मगर उसे अफसोस नहीं था, क्योंकि जो अगर अल्लाह की मान ली है तो खुशी से उस पर भरोसा भी रख कर अपने हिस्से में आने वाले खसारे भी मुस्कुरा कर कबूल कर लो। वो नुकसान से बढ़कर फ़ायदे से नवाजता है। अनाया ने स्याह वाई पर जारजट का बीबी पिंक स्टोलर लपेटा हुआ था। हल्के रंग में इसका मुलायम सा नरम शफाफ चेहरा दमक रहा था। स्याह नरम बड़ी आंखों में कदरे थकन नजर आ रही थी। मेकअप के नाम पर उसके चेहरे पर कोई चीज़ ना थी, मगर किसी का भी होश उड़ाने को उसकी सादगी भरा हुस्न ही काफ़ी था। दवा और वो चलते हुए बेंच पर जा बैठी। उसके हाथ में बर्गर था, जिसे दवा तो पहले ही चलते हुए खा रही थी, मगर नाया कहीं बैठने का इंतज़ार कर रही थी। जल्दी करो यार, अब ये अब एन टाइम पर तुम्हें बर्गर खाना याद आ गया है। ऐसा अजीम की क्लास शुरू होने वाली है, एक तो तुम्हारी भूख का कोई इलाज नहीं। अनाया दवा को खुफकी भरी निगाहों से देखकर बोल रही थी। दवा मुस्कुरा रही थी। अच्छा, चले जाते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। पीछे से अंदर चले जाएंगे, सर को नहीं पता चलेगा। दवा खाते हुए बोल रही थी। अनाया भी खा रही थी। 2 मिनट में ही अनाया उठ खड़ी हुई और उसने दवा को भी बाजू से पकड़कर उठा लिया। अब वो क्लास की जाने बढ़ रही थी, तभी दवा बोली, हाँ यार, वो याद आया, वो एनुअल डिनर के फंक्शन में सिंगिंग का हिस्सा भी लिया था। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उन्हें नाम लिखवाना है। अच्छा है फिर अनाया ने ससुरी से लहजे में कहा, तो ये कि तुम्हारी तो आवाज़ इतनी प्यारी है, तुम्हें तो ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए यार। मैं ये कह रही थी कि क्लास में जाने से पहले हम जाकर नाम लिखवा कर आएंगे, फिर तुम तैयार कर लेना जो सोंगा तुम्हें अच्छा लगे। चलो पहले इधर जाते हैं। दवा ने एकदम से उसका बाजू खींच कर उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगी थी, तो अनाया संभल ना सकी और उसके साथ खींची चली गई। फिर वो संभली तो रुक गई। ओहो यार, क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो हथेली पर सरों जमाने की बात कर रही हो। मुझे सोचने दो, घर जाकर वो देख लेंगे। चलो कल लिखवा लेंगे। अच्छी अच्छी चलो क्लास में सीधी होकर अनाया उसे खींचते हुए क्लास में ले गई, जिस पर दवा का दिल बिल्कुल राजी नहीं था। उसका क्लास लेने का मूड नहीं था। शाहजल आज भी ऐसी मखसूस जगह पर खड़ी थी, उसे सामने देख रही थी और आज सोच रही थी कि वो अपने दिल की बात आज दानियाल से कह ही देगी। कि इसी वक्त शाहजल की दोस्त पीछे से आती है और वो सीधी हो जाती है और उसके हाथ में मिठाई का छोटा डब्बा था। शाहजल वो देखकर कदरे हैरान हुई थी। ये लो मिठाई खाओ, चलो ले लो, वो बोली थी। तो शाहजल ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। अच्छा, लेती हूँ, मगर ये किस खुशी में है, ये तो बताओ। शाहजल मुस्कुराते हुए बोली और साथ ही उसने बर्फ़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। यार, वो भाई ने दी थी वो ये मुझे। वो दरअसल वो भाई का दोस्त है ना दानियाल, उसकी एंगेजमेंट हो गई है, इसी खुशी में उसने खिलाई थी। वो आराम से वो आराम से बोल रही थी और शाहजल को लगा उसके कानों में कुछ देर गलत सुना है। उसका मुंह में जाता हाथ वहीं रुक गया और वो जो थोड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में था उससे वो निकला भी मुश्किल हो गया था। वो साकत सी हो गई थी। वो भाई बता रहे थे कि उसकी खाला की बेटी है, पसंद करता है दानियाल उसे, वो बहुत जल्द निकाह हो जाएगा।
वो बहुत सुकून से सब कह रही थी और शाज़िल पलक नहीं झपक पा रही थी। वो हौले-हौले हँसने लगी थी। वो उसे हाथ से जाने का इशारा करके वहाँ से निकल आई। हाथ में पकड़ी मिठाई उसने रास्ते में बेखुदी में सी गिरा दी। वो खोई-खोई सामने ये टिक देखते गाड़ी तक पहुँचे और जहाँ सब पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन अनाया आगे बैठी थी और दूसरे दिन शाज़िल बैठी थी। हसन हज़ हज़ अंज़म और अनम को उनके कॉलेज से ले आया था और अब अनाया और शाज़िल को यहाँ से लेकर बस निकलना था। शाज़िल सकते की हालत में थके कदमों से चलती आ रही थी। वो बिल्कुल पास आ गई तो अनाया बोली। वो अभी बाहर ही खड़ी उसे देख रही थी। चलो चलो शाज़िल बैठ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। चलो अनम साथ हो ज़रा पे बैठने दो मुझे, और प्लीज़ आसान थोड़ी तेज़ स्पीड रखना, और ये ऐसा चलती गाड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है। कहते हुए पीछे बैठने लगी थी कि शाज़िल खामोशी से पीछे बैठ गई तो अनाया को हैरत हुई। तभी अनम बोल पड़ी, ये आगे बैठने वाली पर्चियों में कभी हमारा नाम भी डाल दिया करें, हम भी अपनी इसी खानदान की औलाद हैं। क्यों हमसे गैरों वाला सलूक किया जाता है? अनहम तबकर बोली थी, जिसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। तो वो मुंह बनाकर बाहर देखने लगी थी। कुछ टाइम में ही वो गाड़ी को पोर्च में ब्रेक लगा चुका था। सब बातें करते हुए उतर गया। शाज़िल इसी तरह खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसकी पक्की उम्र की कच्ची मोहब्बत टूटी थी, जिससे दिल चकनाचूर हो गया था। जिसकी आवाज़ वो अपने अंदर खूब अच्छे से सुन सकती थी। वो शिकस्ता कदमों से चलती हुई अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसकी खामोशी को हसन ने नोटिस कर लिया था, मगर खामोश रहना वह सब समझा था। आसिया वाला के लॉन में सुनहरी धूप ढल रही थी और हल्की भीगी शाम उतर रही थी, मगर सूरज की ढलनी किरणें लॉन के मखसूस हिस्से में रोशनी और कदरे हरारत बिखेरे हुए थी। बड़े से लॉन के आखिर में शानदार इमारत अपनी खूबसूरती के साथ खड़ी थी। बिल्कुल मरकज़ में मेज़ के गिर्द सेट की हुई कुर्सियों पर जुनाइशा और आसिया बैठी हुई थी। शीशे के मेज़ पर सॉस और कप अ, पड़े थे। यहाँ से बैठे सामने टेरेस पर मुर्तज़ा के कमरे की खुली खिड़की नज़र आ रही थी और इससे जलती हुई लाइट भी नज़र आ रही थी। अम्मी, मुर्तज़ा भाई घर हैं क्या? मुझे तो नज़र नहीं आई है। उनके कमरे की लाइट क्यों ऑन है? फिर उनकी तो आदत है कि वो जाते हुए बोर्ड पर हाथ मारकर चीज़ें ऑफ कर देते हैं। जुनाइशा कमरे में रोशनी देखकर अंदाज़े लगा रही थी और साथ में गाल पर उंगली रखे हुए थी। सामने से फ्रेंच चुटिया बनाकर बाल दोनों तरफ से आगे को धकेले हुए थे। हाँ हाँ, ज़रूरी तो नहीं। इंसान एक काम करता है तो हर बार ज़रूर करे। भूल गया होगा वो, या जल्दी में होगा। वो घर पर नहीं है। आसिया बीबी चाय कप में थोड़ा ऊंचा करके धार बनाते हुए मसरूफ़ में अंदाज में बोली। तो वो हाँ में सरल आ गई। हरन की आवाज़ आई और तभी हरन की आवाज़ आई। दरवाजे के बिल्कुल साथ बने शेल्टर से चौकीदार निकला और उसने मुस्तैदी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे के दोनों जानब दो गार्ड हाथों में गन लिए चाको बंद से थे। दरवाज़ा खुलते ही मुर्तज़ा जन से गाड़ी अंदर ले आया। जुनाइश और आसिया के पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों मुस्कुरा दी और वो चाबी जीन्स की जेब में डालते हुए उनकी तरफ बढ़ गया था। उसने सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर सलेटी रंग का कोट पहना हुआ था। बाल पीछे को किए वो हमेशा से ऐसा संजीदा और वजह दिख रहा था। उसके दराज कद के साथ चौड़ी जिसामत पर हर चीज़ सूट करती थी। वो ऑफिस से सारी मामलात हैंडल करके आया था, इसलिए ऐसी फॉर्मल ड्रेसिंग में मलबूस था। वो उनको देखकर मुस्कुराया था और उनकी जानिब बढ़ रहा था। कुर्सी खींचते हुए बैठ गया और हाथ में थामा चॉकलेट केक का डब्बा सामने रखा तो जुनाइशा मुस्कुरा दी। उफ, कितने अच्छे हैं आप भाई। मैं अभी अंदर देख कर आ रही थी, मेरी सारी चॉकलेट्स ख़त्म हो गई थी। मुझे मंगवानी याद ही नहीं रही थी। बिना कहे मेरी विशेष पूरी करने के लिए शुक्रिया, इसने शौक लहजे में कहते हुए उठकर उसके गाल पर किस गई तो वो मुस्कुरा दिया। आसिया सर हिलाकर रह गई। अच्छा चलो, ये तमाशे ख़त्म करो और भाई को चाय डाल कर दो। देखना नीचे ना गिरे। कोई तो सलीका सीख लो। जुनाइशा आसिया अल्तजाए अंदाज में उसे कह रही थी तो जुनाइशा ने मुर्तज़ा की तरफ देखा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। जनाइशा को रहने दे अम्मी, मैं खुद डाल लेता हूँ चाय। तुम जनाइशा ये केक प्लेट्स में निकाल कर लाओ जाओ। शाबाश। मुर्तज़ा ने पहले आसिया की तरफ देखते हुए कहा, फिर घनी बाहों को आईब्रो के नीचे से झांकते पुरकशिश अंदाज से आंखों से जनाइशा को देखा तो वो फ़ौरन मुस्कुराते हुए वहाँ से केक उठाते हुए निकल गई। वो चाय डेलने लगा तभी आसिया बोली थी, मुर्तज़ा बेटा, वो मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी कर दूँ। आसिया
चाय की घूंट भरते हुए बोली थी तो वो चौंका था। क्यों, आपसे घर का सुकून देखा नहीं जा रहा है जो मेरी शादी करवाना चाहती है? मुर्तज़ा ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कह रहा था। तो आसिया ने उसे घूरा। पागल बहू अगर अच्छे नसीब की हो जाए तो वो घर की खुशियों का गवारा बना देती है, घर को खुशियों का गवारा बना देती है। प्यार से बोल रही थी तो मुस्कुरा दिया। वो चाय का आ, आ, आप शब्द लेते हुए उसकी आँखियों से उन्हें देख रहा था। हाँ, मगर अच्छी हो तो। वो साफ कुन्नी कतरा रहा था, जो आसिया ने महसूस कर लिया था। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैंने एक अच्छी लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। बस तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी इससे, ठीक है ना? आसिया ने आखिर में उसकी राय मांगी तो वो खटका था। वो समझ रहा था कि वो अभी सिर्फ बात कर रही हैं, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। मगर अब उसे समझ आ गई थी कि उसे अनाया के बारे में अभी बात करनी होगी। मैं भी आपसे यही बात करने वाला था कि मुझे भी एक लड़की पसंद है, मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए अटल अंदाज में बोला था। वो ऐसे ही अपनी बात ठोस लहजे में अगले तक पहुँचाया करता था। आसिया थोड़ी जज्बात का शिकार हुई। उन्हें उन्हें ऐसे देखकर वो नीचे नीचे देखता हुआ उसकी तरफ रुक करके प्यार उन्हें तसल्ली देते हुए बोला था। अच्छा, चलें देखते हैं। हम एक डील कर लेते हैं। मैं आपकी पसंद से मिल लूँगा और आप मेरी पसंद से मिलेंगे। अगर आपको मेरी पसंद अच्छी लगी तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मेरे हक में वोट देंगी। उसने चुटकियों में मसला हल कर दिया था। तो आसिया ने सर हिला दिया वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा, लड़की कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहती है, कुछ बताओ इसके बारे में। वो एक ही सांस में कई सवाल कर गई थी और तो उसने सर खुचाया और किन अखियों से उन्हें देखा। वो बस सब मैं आपको शाम तक बता दूंगा। वैसे भी पहले आपकी सिलेक्शन की हुई लड़की से मिलना है तो पहले वो काम कर लें। अच्छा, मैं आता हूँ। वो वहाँ से उठता हुआ अपने कमरे की जानब अंदर बढ़ गया। आसिया को मराल की शादी में ही अनाया पसंद आ गई थी। उन्होंने मराल की अम्मी से इसके ख़ानदान के बारे में सब पूछ लिया था और वो अनाया के लिए ही मुर्तज़ा का रिश्ता लेकर जाना चाहती थी। मगर मुर्तज़ा इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो वहीं बैठी रही थी और तभी ज़नाइशा 2 प्लेटें उठा के अंदर आ रही थी। वो अपनी जगह बैठकर केक खाने लगी और आसिया को भी पेश कर रही थी, जिससे उन्होंने मना कर दिया। हैरी को किसी ने बुरी तरह पीटा था कि वो उसे इमरजेंसी में रखा पड़ा और उसे अस्पताल का ये दूसरा दिन था। आयरलैंड में बिजनेस बहुत बड़ा शोबा था और हैरी मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था, जिसकी वजह से एक दिन बाद छुपाने की बहुत कोशिश के बावजूद मीडिया पर यह खबर आ गई थी। और मीडिया पर आने की वजह से ये खबर यूनिवर्सिटी में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। मगर क्यारा और इसके दोस्त अभी तक बेखबर थे। जोवार आज यूनिवर्सिटी नहीं आया था, तभी वहाँ उसका एक क्लास फेलो आया। क्यारा, किसको भेजा था तुमने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने? काफ़ी ताकतवर और इंतखाब का था तुम्हारा। इसने हंसते हुए क्यारा को कहा, जो एडन और एला के साथ सीढ़ियों के किनारे पर किताब लिए बैठी थी। उसने चौंकस स्टैंडवर्ड की जानब देखा। क्या क्या कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वजाहत करना ज़रा। क्यारा ने तहाई उजबे से उसे देखते हुए तेज़ी से बोली थी। एडन और एला भी हैरानगी से उसे देख रहे थे। क्या मतलब, तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में? परसों रात पार्किंग में एरिया में किसी ने हैरी को बुरी तरह पीटा है। उसका चेहरा हुड्डी पहनने की वजह से ढका हुआ था और वो 2 दिन से अस्पताल में है। मीडिया पर खबर चल रही है। वो कदर हंसता बाद में उसे बता रहा था। क्यारा की आंखें हैरत से फैली थी। उफ, ये सब किसने कर दिया, किसकी हिम्मत हुई इतनी? वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यारा पहले अजूबे से बोल रही थी और फिर आखिर में खुद से बुड़बड़ाई थी ताकि स्टैफवर्ड को ना सुने। ये बात तो एक तरफ है, इससे अहम बात ये भी है कि जिसने उसे मारा था उसने तुम्हारा नाम लिया था। क्या लिया है क्यारा? के हैरी तुम्हारा पीछा छोड़ दे, वरना वो हाल का जिम्मेदार खुद होगा। स्टैफवर्ड ने सारी बात बताई तो क्यारा का मुंह खुल गया। वह हैरत से घिरी गई थी और आंखें सकेटे उसकी जानब देख रही थी। स्टैफर्ड तो दांत निकालता हुआ वहां से चला गया। मगर वो तीनों खामोश बैठे थे। ये क्या नई बात निकल आई है क्यारा? अब तो तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। ये क्या नया तमाशा है? अब तीनों की खामोशी एडन की आवाज़ से टूटी। एना ने एडन की जानब देखा जो कंधे कुचा गया था। मगर इससे अहम बात यह है कि वो कौन है, वो है कौन था जिसने ये काम किया और फिर तुम्हारा नाम भी लिया? मतलब इसने तुम्हारे लिए उसे पीटा, मगर अभी ये है कौन? और ये तो कोई नहीं जानता। और अगर उसने ये तुम्हारे लिए भी किया है तो किस लिए, वजह क्या थी? एला ने एक सांस में इतने सवाल कर दिए जिसका जवाब एडन के पास नहीं था, तो वो खामोश रहा था। तभी अचानक क्यारा बोली थी, ज़ुआर ने किया है ये सब, मैं जानती हूँ इसी ने किया है ये हैरी के साथ, मुझे यकीन है। क्यारा खोई खोई से सामने देखते हुए बोली थी। तो एला और एडन चौंके थे। वो इसके सामने आकर खड़े हो गए थे। क्या ये कह सकती हो तुम? क्यारा, प्लीज़ अभी इसका नाम मत ले लेना किसी के सामने। सब इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और तुम कैसे कह सकती हो कि ये उसने किया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एला खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी, शायद हैरत से बहुत ज़्यादा थी। क्यारा ने एडन और एला को परसों वाली सारी बात बताई तो वो दोनों को यकीन आ गया।
किया। वो तसल्ली से बैठे थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर क्यारा बोली, ज़वान ने उसे परसों मुझे परेशान करते देख लिया था, इसलिए उसने ये किया। यार, वो इतना संजीदा होकर भी मेरे लिए साथ इतना मुखलस है, और मैं सिर्फ एक शर्त को जीतने के लिए उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, और ये तो गलत बात है। क्यारा की बात पर एडन और एला ने सर हिला दिया। वो सामने ही देख रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि दोस्ती करनी ही है तो क्यों ना सच्ची कर ली जाए, ये ठीक रहेगा, हाँ ना? क्योंकि क्योंकि मैं अब कोई शर्त नहीं जीत रही, तो डिनर मेरी तरफ से होगा। क्यारा ने मुड़कर एडन और एला की जानब देखते हुए कहा। तो 2 पल वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर तीनों का जानदार कहका हवा में गूंजा। वो तीनों उठकर कैफे की तरफ बढ़ गया, और क्यारा को दिल में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। ज़वार का चेहरा उसकी नज़रों में घूम रहा था। हवेली की पिछली जानब वाले खाली जगह पर आज सब ने डेरा जमाया हुआ था। कंफर्टिंग चेयर्स पर अनाया, अंजुम, एदा, अनम और शाज़िल बैठी हुई थी। सामने घास पर पड़े सीमेंट के बेंच पर अली, एदा और हसान बैठे थे। चाय बानो ने यहाँ लगा दी थी, तो उसने शाहज़ुल को यहाँ आना पड़ा। इसका दिल उदास था, तो सोचा शायद कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा बहल जाए, तो इसलिए वहाँ चली आई थी। वो अभी अभी आई थी, तो इसलिए खड़ी थी। अनम के हाथ में छोटा आईना था, जिसे वो पीछे 5 मिनट से देख रही थी। भूले गाल पर गोल चश्मा लगाए वो बहुत क्यूट लग रही थी। बैठ जाओ शाज़ल, ऐसे खड़ी रहोगी तो थक जाओगी, यहाँ इस कुर्सी पर बैठ जाओ। नया ने उसे साथ बैठकर चाय पीने की पेशकश की, तो वह चुपचाप सी बैठ गई। तो एक बार तो सब हैरान रह गए, मगर उसे महसूस नहीं होने दिया था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। अनम आईने को रख चुकी थी। तभी अनाया ने उठने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त अनम ने दोबारा झट से उठकर बिल्कुल चेहरे के सामने कर लिया। तो अनाया को तप चढ़ी। जितना नज़दीक तुम चश्मे के हुई हो ना, खौफ से दिल बंद हो जाएगा इसका। तड़ा निकाल कर रख दिया बेचारे का। रखो इसको, अनाया ने इस दोषी से उसे कहा, तो उसने नीचे रख दिया। शाज़ल मुसलसल मेज़ को टिक देख रही थी, जैसे कहीं गहरी सोच में हो। शाज़ल आफी, क्या हुआ है? क्या सोच रही हैं? ख्यालों की दुनिया में किसे देख रही हैं? अली शाज़ल को ऐसे खोए हुए देखकर शरारत से बोला। तो जहाँ शाज़ल के करारे जवाब की तो थी, वहाँ खामोश बरकरार थी। वो महज मुस्कुरा थी, ताकि वो इससे मज़ीद सवाल ना करे। अब शाज़ल में ये तब्दीली महसूस कर चुके थे। अच्छा हसान भाई, आप बताएं कि अगर आपका महबूब ऐसे ही चला जाए ऐसे ही चलो ख्यालों में ही सही किसी को देखे, तो आप क्या करेंगे? अली ने अपनी तोपों का रुख हसान की तरफ कर दिया, तो वो सीधा हुआ। हाँ, इस चीज़ का जवाब मैं बहुत अच्छे से एक शेर की सूरत में दे सकता हूँ। हसान रंजीदा होने की अदाकारी कर रहा था, जिसे वाकई बहुत रंजीदा हो। वो कहता है शायद कि वो मेरे अलावा किसी और को देखे ते वखी जावे ओनू गुनाह मिलना मैनू सानू की। हसान ने पहला फिक्रा उदासी कहा, तो दूसरा दांत निकाल कर कहा। तो सब हंसने लगे। असान भाई, मैं आपके दिल के बहुत करीब हूँ ना, तो आप मुझे नया मोबाइल ले दें प्लीज़। अली बेचारा सा मुंह बनाकर बोला। तो असान ज़ेरे मुस्कुराया, चाय का कप नीचे रखा, जैसे वाकई मोबाइल देने की हामिद भरने लगा। अली, दरअसल तुम मेरे दिल में रहते हो रहते तो हो, मगर बिल्कुल ऐसे तुम मेरे दिल में रहते हो ऐसे जैसे गुर्दे में पत्थरी। सब उम्मीद लगाए थे कि वो अली की बात मान लेगा। तभी उसकी बात सुनकर उनका कहका बुलंद हुआ। वहीं अली का वहीं अली का मुंह बन गया। तभी अदा को चीखें आना शुरू हो गई, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कितनी बार कहा है सर्दी में थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, अब मगर नहीं। अब देखो कि तुम्हें, मुझे लगता है सर्दी लग गई है। सामने उसे घूर कर देखा था। तभी अली को चुटकुला छोड़ने के लिए कोई चुनटी काफ़ी थी। जब कोई कहता है कि अपना ख्याल रखा करो, तो दिल करता है खुद को लिफाफे में बंद करके अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दूँ। अदा की हंसी छूटी थी। वो जब भी साथ बैठते थे, तो ऐसे ही हंसी के फुहारे छूटते थे। मैंने अदा को कहा है, अली तुम ये ना कहीं खुद को ऐसे संभाल कर रखने का सोचना, लिफाफे और अलमारी दोनों का कबाड़ा निकलेगा। एहसान ने अली की सेहतमंद होने पर चोट की थी, तो उसके सवा सब हंसने लगे। ओहो, सुबह तो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तो दुआ से कह दो कि मेरा नाम लिखवा दे। शुक्र है याद आ गया। वैसे भी सुबह लास्ट डेट है। वो माथे पर हाथ मारते उठी थी। तभी हसन की आवाज़ पर रुकी थी। कौन सा नाम, किस चीज़ के लिए लिखवाना है तुमने नाम? कोई कंपटीशन हो रहा है क्या जिसमें हिस्सा ले रही हो? हसन ने उसे जल्दी से देखकर पूछा। तो वो रुकी थी, तो उसने मुड़कर देखा। हाँ, वो डिनर के फंक्शन में सिंगिंग का पार्ट भी है, तो इसके लिए नाम लिखवाना है। अच्छा, मैं आती हूँ। वो तेज़ी से अंदर की जानब बढ़ गई थी। अंदरूनी दरवाजे को पार करते हुए वो उस वसी सेन को बोल करके हवर खुले बरामदे में जा रही थी। अनाया और हसन की अम्मी को कमरे में टीवी रखा पसंद नहीं था, तो उनके लिए उनके कमरे के थोड़े
कमरे के थोड़े एक तरफ करके बरामदे के पिलर के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में ऊपर स्टैंड पर एलईडी लगी हुई हुई थी, जिसके सामने सोफ़ा और कुर्सियाँ और मेज़ पड़ा था। वे मकसद एलईडी ऑन की और इसमें बोलने वाली आवाज़ औरत की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर अभी उसे इससे गर्ज नहीं थी। सोचा पहले दवा से बात कर ले, उसे कह दे कि वो कल इसका नाम लिखवा दे, वो कोई अच्छा सा गाना तैयार कर लेगी तो फिर आकर उसे बंद कर देगी। वो अभी वहीं पड़ी कुर्सी से थोड़ी पीछे थी। वो तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने बढ़ रही थी। जी बिल्कुल, आवाज़ के बारे में ये आता है कि मैं आपको इस हदीस का मफ़हूम समझा देती हूँ। ये सहाबी से रवायत है कि वो नबी पाक के पास गए और उनसे पूछा कि क्या ये जो घर में मिलकर औरतें कोई अच्छी महफिल से जाती हैं, मिलकर जैसे हम मुलाकात करवाते हैं, वो ठीक है? कोई हर्ज तो नहीं इसमें? नायाब सामने चलती स्क्रीन के पास से गुजर रही थी। ध्यान ना देते हुए भी आवाज़ ऊंची होने की वजह से उसके कानों में साफ पड़ रही थी। तो नबी पाक ने फरमाया, अगर उनकी आवाज़ घर से बाहर नहीं जा रही तो कोई मसला नहीं है। अब गौर कीजिएगा कि अगर इसकी आवाज़ वह किसी गैर मर्द को सुनाई दे रही है, तो ये सवाब की बजाय उल्टा गुनाह का काम होगा और ये काम गलत काम होगा। तेज़ी से गुजरती अनाया के कान में पड़ती आवाज़ से वो एक झटके से रुकी थी। उसके कदम जम गए। वो औरत बहुत कुछ बोल रही थी, मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आखिरी बात पर टिक गई थी कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई उसने ये सब सुना है। उसे अपने पाँव घसीटते हुए वापस स्क्रीन की जानब मुड़ी तो देखा कि कोई नई चैनल लगा हुआ था और सामने सामने अबाएँ और नकाब किए और अबाया और नकाब किए औरत हाथ में पकड़ी किताब से देखकर ये सब एक तो बोल रही थी और वह हैरत से उसे देखने लगी थी। तो अब ना बताने का मकसद ये है कि किसी औरत का गैर महरम के सामने गाना बजाना से बहुत ही आगे की बात है। इसके सामने तो नात पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। ये आता है आवाज़ के पर्दे के मुतल्लिक़, और मुझे लगता है कि हर किसी को इसकी बारीकी पर ज़रूर गौर करना चाहिए। वो बोल रही थी और नाया को लग रहा था जैसे ये कोई ख्वाब हो, मगर नहीं, ये हकीकत थी। और अपने बेहतरीन दोस्त से दोस्ती रखने के लिए उसे इसको कबूल करना था। और उसने गहरी सांस खारिज की और गले में गलटी उभर कर मौजूद हुई थी। उसने थके हुए अंदाज में कंधे हल्के से ढलका दिए थे और अपने पाँव की जानिब देखने लगी थी। नाया अब छोटा पॉकेट साइज तर्जमे वाला कुरान आमतौर पर अपने पास रखती थी, और वह अक्सर औकात वज़ू रहती थी ताकि कभी भी इसका दिल करे और या कोई ज़रूरत महसूस हो तो वो कुरान खोल कर पढ़ ले और उसे ज़्यादा एहतमाम ना करना पड़े। नहीं, ये सब मेरे लिए ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं हो सकता है। मैं ठीक समझ ना पा रही हूँ, शायद अल्लाह मुझसे और कुछ और कहना चाहते हों। हाँ, मैं कुरान पाक में देखूँगी। वो इतनी आसान बात खुद को समझ ना सका शायद ना समझा आने की उम्मीद पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो छोटा कुरान स्टडी टेबल पर सामने पड़ा नज़र आया तो वो उसकी जानिब बढ़ी और पॉकेट के साइज जितना सरमई कवर वाला छोटा कुरान मजीद उसने उठाकर बेड पर बैठ गया और वो चंद लम्हे देखती रही। फिर हिम्मत करके दरमियान से अपनी मर्ज़ी से खोल लिया और उसने पढ़े बगैर कुछ सफ़े किए। फिर वो आगे बढ़ने लगी कि एक आयत पर नज़र फिसली। वो उसे पढ़ने लगी थी, और ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे। हाँ, अच्छी बात कहो। वो सूरत अहज़ाब आयत नंबर 32 थी। वो दोबारा उसे पढ़ने लगी और यकीन करना चाह रही थी कि दोबारा पढ़ने से उसकी आंखों से आंसू टूटकर सोफे पर रखी हथेली पर गिरा था। मतलब कि बात सीधी सी है कि कोई भी ऐसी आवाज़ गैर महरम को सुनाना जो उसको लगा सकती हो, वो जायज़ नहीं। फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि गाना गाऊँ या नात पढ़ूँ, बात तो एक बराबर है। यहाँ तो बात करते वक़्त इसमें भी नरमी लाने से मना किया गया है, तो ये तो फिर अपनी आवाज़ की खूबसूरती दिखाने के मुतरादिफ है। वो सोच रही थी। उसने सबसे आंखें मींची। उसने कुरान बंद कर दिया और कुछ पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसे बता दिया गया था कि जो वो करने जा रही थी वो उसे नहीं करना चाहिए था। अब उसे मानना था सुनने वालों और अतात करने वालों की तरह, और ये किताब उसे ही तो हिदायत बख्शती थी जो सुनने वाले और अतात बजा लाने वाले का वादा करता है। उसने कुरान मजीद रखा और फ़ोन उठाते बाहर आ गई। मजाज की सारी शोखी दिखाई दे रही थी। उसने सांस खींचते दुआ का नंबर डायल किया और उसी को दुआ की आवाज़ सुनाई दी।
ہاں وہ کل میں یونیورسٹی نہیں آ رہی، کچھ کام ہے گھر پر، تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا نام میں لکھوا دوں، تم بے فکر ہو، میں لکھوا دوں گی کل جا کر۔ اور کچھ دعا نے اندازے سے عنایا کی بات کاٹ کر اس کی بات پوری کی تھی، تو عنایا نے نفی میں سر لایا۔ یہی تو بتا رہی ہوں دعا کہ نہیں لکھوانا میں نے نام، تم نہیں لکھواؤ گی، سمجھ گئی ہو نا؟ کیوں، کیا ہوا ہے عنایا، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں، وہ بتاؤ؟ دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں تم چھوڑو اس باتوں کو، بس یہ سمجھ لو کہ مجھے الاؤ نہیں ہے۔ عنایا نے بات ختم کرنا چاہیے مگر دعا اسی بات کے پیچھے پڑ گئی۔ کس نے منع کیا ہے؟ تمہارے ابو نے؟ نہیں، پھر تایا ابو نے منع کیا ہے؟ دعا اندازے لگا رہی تھی جو ٹھیک نہیں ثابت ہو رہے تھے۔ نہیں، مختصر جواب آیا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر کس نے منع کیا ہے؟ دعا جھنجھلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے عنایا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے بہترین دوست نے، اس کی بات کا کیسے ٹال سکتی ہوں میں دعا، اس لیے تم میری بات مانو۔ اچھا میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ دعا عنایا کی بات سمجھ گئی تھی تو وہ کچھ نہیں بولی تھی، اس نے کال کاٹ دی تھی۔ عنایا خود کو نارمل کرنے لگی تھی، سامنے پڑا لیز اٹھا کر کھانے لگی۔ اس نے نوٹس نکالنے کے لیے بیگ دیکھا مگر اسے وہ بیگ میں نہیں دکھائی دیے تو وہ تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے کمرے میں ساری جگہ دیکھ لیا مگر اسے نوٹس نہیں مل رہے تھے۔ اسے کفت ہونے لگی کہ اچانک ذہن میں آیا، اوف یہ احسان ہی پریشان کرنے کو میرے نوٹس چھپا دیتا ہے، اسی کے کمرے میں دیکھتی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے احسان کے کمرے میں پہنچی۔ سائڈ والے دراز ڈریسنگ ٹیبل کے دراز شیلف، ہر جگہ اسے دیکھ لیا مگر نہیں ملے۔ اس نے کفت سے سانس خارج کی۔ احسان اگر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے نوٹس اپنے کمرے میں چھپا دیتا تھا مگر وہ سامنے ہی ہوتے تھے، عنایا کو مل جاتے تھے مگر آج نہیں مل رہے تھے۔ سامنے الماری کھول کر وہ اوپر نیچے دیکھنے لگی، نوٹس تو کہیں نہیں ملے تھے۔ وہ بند کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر ڈائری پر پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا، کھول کر صفحے پلٹے اور ایک صفحے پر رک کر لکھا ایک شعر پڑھنے لگی۔ اٹھاتے ہو سرِ محفل فلک تک تم ہمیں، مگر اٹھا کر جو گراتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے۔ اس نے شعر پڑھا اور بند کرنے لگی تھی کہ اسے کچھ ٹھوس چیز محسوس ہوئی۔ اس نے صفحہ پلٹا تو سامنے ایک تصویر پڑی تھی، اس کی الٹی طرف اوپر تھی۔ پہلے وہ رکنے لگی مگر پھر شرارت سوچی تو اس نے مسکرا کر تصویر کو پلٹا تو تصویر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی سیاہ بھری خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، لب وار ہوئے تھے۔ ہاں، سامنے شہزل کی تصویر عنایا کے ہاتھوں میں تھی، جس کے یہاں ہونے کا مقصد عنایا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی احسان اپنی مستی میں اندر داخل ہوا تھا، سامنے عنایا کو دیکھ کر مسکرایا تھا مگر اس کے ہاتھ میں ڈائری اور تصویر دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی، وہ رک گیا تھا۔ تبھی عنایا نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب اچپے سے دیکھا تھا، وہ نظریں جھکا گیا تھا تو عنایا قدم قدم چلتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، کیا ہے یہ؟ شہزل یہاں کیا کر رہی ہے؟ عنایا نے قدرے تیوروں سے دیکھا تھا تو احسان گھبرا گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، اس کی تصویر ہے اسے اتنی بڑی کو؟ عنایا نے قدرے درشکی سے دوبارہ پوچھا تو احسان نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ حیرانگی سے ساری بات سنتی رہی۔ 2 دن سے زوار یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ ہیری اپنے گھر شفٹ ہو گیا تھا مگر ابھی یونیورسٹی آنے میں اسے کچھ دن لگے تھے۔ تقریباً یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا، اب کوئی اس بارے میں اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ ہاں لیکن کیارا کو اب سکون تھا کہ اب ہیری اسے پریشان نہیں کرے گا۔ آج بھی نیند دیر سے بھی مہربان ہوئی تھی اس پر، ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ سے اسے یہ مسئلہ تھا، بس اب نیند کم آتی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی سمٹ میں نہیں لیٹا ہوا تھا، وہ ترچھا لیٹا ہوا تھا جیسے تھک کر گر گیا ہو۔ وہ وہیں بے خبر ہو گیا تھا اور اس کی صرف ٹانگوں پر کمبل اچھے سے لپٹا ہوا تھا۔ آف شولڈر سویٹر کی وجہ سے پچھلی بار کی لگے کانچ کی زخم کا نشان واضح تھا۔ اس کے بازو دیکھ کر اس کی فٹنس کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسے بند آنکھوں سے نظر آیا، جہاں سے پچھلا خواب ٹوٹا تھا وہیں سے آج اسے نئی اذیت مل رہی تھی۔ وہ چھوٹا معصوم صورت پر پرکشش نقوش لیے سامنے پڑی عورت کے منہ سے سفید کپڑا ہٹا چکا تھا اور زور زور سے رونے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی ماں سے ایسے لپٹا ہوا تھا جیسے وہ زندہ ہو اور وہ ابھی اٹھ کر اسے چپ کروائے گی، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہونا تھا جسے وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، ہر کوئی وہاں سوگوار میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا کہ تبھی آوازیں آنے لگی تھی کہ بچے کو ہٹاؤ، جنازے کا وقت ہو گیا اور اسے لگا اس کی جان نکالنے کا وقت حکم دیا گیا ہے۔ اس نے اور اچھے سے اپنی ماں کے گرد اپنے بازو جما لیے۔ تبھی اچانک اسے کسی نے ہلکے ہاتھوں سے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ خود کو چھڑا چکا تھا۔ بازوار کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں واضح تھیں، اس قدر ٹھنڈ میں بھی اس کی گھٹن نے اس کا حال یہ کر دیا تھا۔ وہ ہولے سے سر ہلا رہا تھا کہ اچانک اس وحشت زدہ ماحول میں سے وہ خوبصورت لڑکی اپنی مستی میں مسکراتے ہوئے گھومتے دکھائی دی۔ اسی سبز گھاس پر وہ ننھی
पाँव घुमाती खूबसूरत लड़की। और फिर जब लोग मिलकर मैयत को उठाकर ले जा रहे थे और उसने अपना बाजू पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़वाया और एक झटके से आज़ाद होने पर वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा था और उसके होंठों के किनारे नाक से खून बहने लगा था। उसे ऐसा दिखकर दुख के से बुरा हाल होती उसकी खाला तड़पी थी। शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसे अपनी तकलीफ महसूस नहीं हुई। वो वैसे ही नंगे पाँव अंदरूनी दरवाजे की छोटी सीढ़ियाँ फैलाते हुए लान में उनके पीछे भागा था। ज़वार को भी वो लड़की एक अदा से मुस्कुराते हुए दिखाई दी। वो खिलखिला रही थी, मगर ज़वार को उसकी हंसी की आवाज़ किसी मातम सी महसूस हो रही थी, जैसे वो मातम करने को बहुत कुछ पीछे छोड़ आया था। उसे फिर वो बच्चा नजर आया। वो भागते हुए नंढाल हो रहा था। उसकी खाला उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो इसके काबू से बाहर था। वो भागता हुआ गेट तक पहुंचा, तभी वहां खड़े आदमी ने एक झटके से दहाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं रह गया। दीवार के कानों में दरवाजे की आवाज़ किसी हथौड़े से गूंज रही थी, और कभी वो उसकी हंसी सुनता तो कभी उसके रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती। वो एक झटके से बिला अख्तियार कानों में हाथ रखते हुए अम्मी चला उठा था। वो पसीने में शराबू नजर आ रहा था। पुराना जख्म उसके कसूरती बाजुओं पर साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे वो पिछला सब भुलाने को हर बार नज़रअंदाज करता था। वो हाँफ रहा था। गहरे सांस लेते हुए उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो सामने से आईना पहले ही हटा चुका था, मगर दाईं जानिब शीशे की खिड़की में अपने गहरी परकशिश आंखों पर तने आईब्रो से घूरते हुए अपना अक्स दिखाई दिया। ये तकलीफ तो अब हर दूसरी रात की बात हो गई थी, मगर हर बार वो खुद को पहले ही से अजियत महसूस करता था, क्योंकि नाज़नीन ठीक ने कहती थी कि दर्द खुद को आदत नहीं बनने देता। वो जब भी हो पहले ही अजियत से नवाजता है। वो खुद को नॉर्मल करते हुए हर बार की तरह अकेला ही खुद को संभाल रहा था, जैसे कुछ वक्त ही के लिए वक्त किसी के साथ रहकर बुरी तरह उसकी आदत हो गई हो। वो आज उसे भी अकेले किए हुए था और खुद भी तना था, मगर ज़वार को तो खुद को संभाल लेना था, जैसे पीछे छोड़ आया था। ना जाने वो कैसे खुद को संभाल पाती होगी। यही हाल उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी। वो छोटे कदम उठाता हुआ मोबाइल हाथ में उठाए लॉन्च में सोफे पर बैठ गया। लॉन्च में नीम अंधेरा था। इसने वही पहले वाला नंबर तो स्क्रीन पर निकाला। कुछ लम्हे उसे देख रहा था, फिर डायल कर दिया। इसी वक्त दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी, कैसे हो मेरी जान, मेरी बात सुनो, हुआ क्या है इस तरह सब छोड़ छाड़ कर तुम यहाँ चले गए हो। मैं किस किस को तुम्हारी इस हरकत का जवाब दूँ। माँ का कुछ तो ख्याल करो, वो औरत रोते हुए कह रही थी। और ज़वार का दिल पिस रहा था। वो खामोश हो रहा था। बोलो भी बेटा, कुछ तो वो जवाब दो मुझे, और जो तुम्हारे नाम पर बैठी है उसका ख्याल नहीं है तुम्हें। ज़वार को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो कितनी आसानी से कह रही थी कि उसे उसका ख्याल नहीं है। वो काश बता सकता कि उससे ज़्यादा उसे किसका ख्याल हो सकता है, कि वो ये सब इसके लिए जी रहा है। कहीं वो अपनी ही नज़रों में गिर ना जाए। इससे उसे बचाने के लिए वो नज़रें फेर कर यहाँ बैठा था। काश वो अपनी अजियत भी बता सकता, जैसे वो अपनी संजीदगी के पीछे छुपा कर रखता था, मगर वो नहीं बता सका। वो जो आपकी परेशानी की वजह है, उसे कहीं कि वो अपने घर वापस चली जाए। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इससे, जो रिश्ता मेरा इससे बन सकता है, मैं इसे भी नहीं मानता। उसे कहें वो चली जाए। ज़वार ने आखिरी जुमले कमाल ज़ब्त से अदा किए थे। उसने कॉल काट दी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। 5 पाकिस्तान का वक़्त आयरलैंड से 4 घंटे आगे होता है, तो इसलिए ये सोचकर वहीं 9 बज रहे होंगे। ज़वार ने कॉल की थी। वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया था। पहले सोचा उठ ही गया हूँ तो नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मगर फिर खौफत हुई तो वो ट्रैक सूट पहने लंबी लेन में जॉगिंग के लिए निकल आया, जहाँ हर वक्त खामोशी थी और वो उसे अपने सांस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आज नुशैबा और ज़रियाब के नकाब को 6 माह हो गए थे। वो दोनों ही जॉब कर रहे थे। वो भी ज़रियाब के दोस्त के फ्लैट पर रह रहे थे, क्योंकि अभी उन्हें रहने के लिए कोई और अच्छा मुनासिब किराए पर घर नहीं मिला था। नुशैबा जिस घर में पहले रहती थी, उसके मालिक ने भी वो खाली करवा लिया था। ज़रियाब का वो दोस्त करीब के ही एक सरकारी अस्पताल में मेल नर्स था। नुशैबा ने एक छुट्टी की थी, इसलिए वो पहले से घर मौजूद थी। वो बावर्ची खाने में खड़ी सालन बना रही थी और साथ साथ चपातियाँ भी बना रही थी। 7 बजे बेल बजी तो उसे मालूम था कि ज़रियाब ही होगा, इसलिए उसने बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया तो सामने ज़रियाब खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटी तो वो अंदर आ गया। नुशैबा ने दरवाज़ा लगाया और जल्दी से उसे पानी ला कर दिया और सामने लॉन में ही बैठ गया। इसी के सामने खुला किचन था, जिसमें वो दोबारा जाकर खड़ी हो गई थी।
अरे वाह! आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो अब जल्दी से खाना लगा ले आओ। ज़रिया जूते उतारते हुए खुशमिज़ाजी से कह रहा था। तो नूशाबा को अपनी बात उसके सामने रखने का थोड़ा हौसला हुआ। वो सालन का शोरबा और गरम चपाती ले आई थी और उन दोनों के ही ऑफिस होने की वजह से वो अक्सर खाना बाहर से ही खाता था। इसलिए आज घर के खाने पर ज़रिया अच्छा महसूस कर रहा था। वो हाथ मुँह धो आया था, खाना खाने लगा था। तो थोड़ी देर बाद निशाबा बोली। निशाबा ने उसे पुकारा था। ज़रिया ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो हनूस खाने में मसरूफ़ था। हूँ बोलो, नहायत मुख्तसर जवाब था। ज़रिया, मैं कह रही थी कि हमारी शादी को तकरीबन 5 माह होने वाले हैं। तो वो अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि दस्तक हुई थी। तो वो रुकी थी और ज़रिया ने सर ऊपर उठाया। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, ये उठा लो। ज़रिया ने उसे बर्तन उठाने का कहकर दरवाज़ा खोलने गया तो वो बर्तन उठाते किचन की जाने बढ़ गया। ज़रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़रिया का दोस्त अहमद था। उसने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो मुस्कुराते हुए अंदर की जाने बढ़ गया। तो निशाबा ने सामने आकर सलाम किया और फिर कमरे में चली गई। वो दोनों लॉन्च में ही बैठ गए। क्या हाल है ऑफिस और घर कैसा जा रहा है? पिछले तेरे घर में सब कैसे हैं? वो खुश मिजाजी से सबका हाल और पूछ रहा था। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज नहीं गया घर, वरना तकरीबन रोज़ ही जाता हूँ। वहाँ भी सब ठीक है। तुम सुनाओ? रुको मैं खाना मंगवाता हूँ। नहीं यार, मैं खाना खा कर आया हूँ। वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा लिया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ। वह भी खुश है ना? हाँ, मेरे ख्याल में तो वो खुश है। बाकी आज पता करके तुझे कंफर्म कर बता दूंगा। ज़रिया की बात पर दोनों का कहका गूंजा था और साथ ही अहमद उठ खड़ा हुआ था। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। अपना और भाभी का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। वो कहता हुआ ज़रिया से मिलता हुआ बाहर निकल गया था और ज़रिया दरवाज़ा लगाता हुआ कमरे में आया था। दरवाज़ा लगाता हुआ कमरे में आता तो सामने निशाबा कदर संजीदा बैठी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया, उसके साथ बेड पर बैठ गया। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो? अच्छा चलो बताओ क्यों परेशान हो? ज़रिया ने कदर नरमी से पूछा तो निशाबा ने उसकी तरफ देखा। ज़रिया, मैं कह रही थी कि हमें शादी को छुपाए 5 माह होने वाले हैं। मेरे ख्याल में अब हमें अपनी शादी को एक्सपोज़ कर देना चाहिए। हमें तुम्हारे अब्बू को अपनी शादी के बारे में बता देना चाहिए। निशाबा ने शाज़गी से अब इस तक अपनी बात पहुँचाई तो उसने सर झुका लिया। तो निशाबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसकी शादी को 5 माह हो चुके थे। तो निशाबा 4 माह की हमला थी और मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि अब घर वालों को बता देना चाहिए। मगर मुझे अब्बू का रद्द-ए-अमल का सोच कर ही खौफ आने लगता है। हाँ, मगर उन्हें कभी ना कभी तो बताना ही होगा ना ज़रिया। अब तो अच्छा है ना कि उन्हें अभी बता दें ताकि उन्हें ज़्यादा बुरा ना लगे। निशाबा उसका हाथ हमें नरमी से समझा रही थी तो ज़रिया ने हमें सर हिला दिया। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें गाँव लेकर जाऊँगा और सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खा लो। ज़रिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी तो वो उठकर बाहर निकल गई। वो कहीं सोच में गुम हो गया था। आज सुबह से आसमान बादलों की आमागा बना हुआ था। सुबह के वक़्त बादलों के साथ हर तरफ धुंध का भी राज था, लेकिन हल्की चलने वाली हवा की वजह से धुंध चट गई थी और अब कम से कम हर शय वाज़ियात दिख रही थी। आज नाश्ता करने के बाद तकरीबन घर के सब बड़े ठंड की वजह से कमरों में बंद हो गए थे, मगर शाज़िल के अलावा बाकी कोई अपने कमरे में नहीं था। सहन में खुली छत के नीचे अनाया खड़ी से कुर्सियों को बैठने के लिए तरतीब दे रही थी। जुम्मा होने की वजह से छुट्टी जल्दी हो गई थी, इसलिए सब घर पर थे। सामने आज़म, अदा और अली बरामदे के सुतून के साथ खड़े अनाया को कुर्सियाँ तरतीब देख रहे थे। सबने चादर के से नाक तक आधा मुंह छुपाया हुआ था। वह हैरत से आंखें फैलाए अनाया को देख रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी अनम चादर लिए गीले बालों को तौलिए में लपेटे वहां आ गए। अनाया को सेन में बैठने का इंतजाम करते देखकर हैरत से आंखें फैला दी और तेज कदम उठाते अनाया के पास आए। क्या हो गया? आप ही दिमागी तवाज़ुन ठीक है आपका? एक तो आपको कमरे में बैठने से उलझन हो रही थी, तो चलो ठीक है बाहर बैठ जाते हैं, मगर ये बरामदा क्यों दिखाई नहीं दे रहा आपको? यहाँ खुली जगह बैठ कर क्यों सर्दी से मारना चाहती हैं आप? अनम ने बेचारगी से कहा। वो नहाकर आई थी, उसे ज़्यादा ठंड लग रही थी। पहले अनम की बात पर अनाया ने उसे घूर कर देखा था, फिर उसकी इल्तिजा पर अंदर की तरफ बढ़ी तो अनम ने सुकून का सांस लिया। सतून के साथ खड़े वो तीन भी सोनम सोफे पर जाकर बैठ गए। अनम आकर बैठी अनम आकर साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सारे बरामदे में मखमली पर्दे गड़े हुए थे। अनाया उन्हें खोलते हुए छोटे सोफे पर टांगे समेट कर बैठ गई थी। सामने शीशे के मेज़ पर माल्टों से भरी टोकरी पड़ी थी। अनाया माल्टा उठाकर साफ हाथ वापस खींचने ही लगी थी कि अचानक पर्दे से झांकते हुए शान ने बुलंद आवाज़ में कहा, रुको कहाँ? तो अचानक ऊंची आवाज़ पर अनाया ठटकी थी। उसके हाथ से माल्टा फिसल कर नीचे गिर गया तो उसने गुस्से से शान को देखा। वो मैं कह रहा था कि रुक जाओ, मुझे भी बैठने की जगह दो। मेरे बगैर अकेले अकेले महफिल जमा लेते हो, शर्म नहीं आती?
اس نے باتیں سننے سے بچنے کے لیے جلدی سے بات بنائی تھی۔ علی نے انم کے ساتھ پڑی کرسی کو تھوڑا آگے کرتے ہوئے بیٹھ گیا تو عنایا نے سر ہلاتے ہوئے مالٹا اٹھانے لگی تھی۔ عنایا نیوی بلیو رنگ کے گرم جوڑے میں ملبوس تھی، ساتھ میں ہم رنگ بڑے سے دوپٹے کا حجاب بنایا ہوا تھا، اسی کو آگے اور پیچھے اچھے سے پھیلایا ہوا تھا۔ حجاب میں لپیٹے شفاف سفید چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، سیاہ بری آنکھیں کانچ سی شفاف تھی جسے وہ چاہتی اپنی اسے ادائیں دکھانی آتی تھیں۔ حسان نے ساتھ بیٹھی انم کو دیکھا جس کے بال گیلے تھے اور اس کے ہونٹ سردی کے تھوڑے کپکپا رہے تھے، تو وہ فوراً بولا تھا، آج کچھ شرمائے سے لگتے ہو، سردی کی وجہ سے کپکپائے سے لگتے ہو، چہرہ آپ کا کھلکھلایا سا لگتا ہے، ہفتے بعد نہائے سے لگتے ہو۔ احسان نے انم کی طرف دیکھ کر بولا تھا، تو اس کے علاوہ باقی سب کے دانت نکلے تھے۔ اس نے لجائی انداز سے اس کی طرف دیکھا جو خود ہی ہنس پڑا تھا۔ کیا ہے احسان بھائی، آپ کو بس میں ہی ملتی ہوں؟ یہ آپ کے سامنے یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان پر بھی کبھی تبصرہ کر لیا کرے، اتنی سی تمنا ہے اور چاہتی ہی کیا ہوں میں؟ اس نے التجائی انداز میں کہا تو سب اس کی بیچارگی پر افسوس کی اداکاری کرنے لگے تھے۔ علی کو اس کے چاہنے والی بات پر بات مارنے کا موقع مل گیا۔ ایک عورت کی چاہت کی تو بات ہی نہ کریں آپ انم بی بی، کیونکہ وہ کیا کہنا ہے کہ کسی نے میں نے گوگل پر سرچ کیا، آج کی عورت کیا چاہتی ہے۔ آج 7واں دن ہے، گوگل خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ انم بی بی، آپ کی تمنائیں اور چاہتیں بھی کچھ ایسی ہی ہوں گی، ہے نا؟ علی نے دانت نکال کر انم کو ٹونٹ مارا تھا، تو انم علی کی بات پر خود بھی ہنسی تھی اور باقی کا بھی سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ احسان بھائی، وہ جو 4 گھر چھوڑ کر شبانہ آنٹی کی بیٹی ذکیہ ہے نا؟ علی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ احسان نے اسے گھورا تھا کہ ایسے کسی کے بارے میں بات نہ کرے۔ ارے بھائی، میرا کچھ نہیں چل رہا ان کے ساتھ، پوری بات تو سن لیں۔ کل ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے۔ علی نے اپنی طرف سے بڑا مخلصانہ مشورہ دیا تھا، جسے سب بڑے غور سے سن رہے تھے، جیسے کوئی بڑی راز کی بات پتہ لگ گئی ہو۔ ہائے یہ قسمت، ہمارے نصیبوں میں ایسا سکھ کہاں، ہم پر تو بس یہی بات پوری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی وسیع۔ وہ بہت ہنستی مگر پھر بھی نہ پھنستی۔ انسان بیچارگی کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تبھی اس کی بات پر شاذل والی بات یاد آنے پر عنایا کو مصنوعی کھانسی شروع ہو گئی تھی، تو حسان نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کی التجا کی تھی، تو مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی عائشہ بانو کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب جا رہی تھی کہ انم بول پڑی، امی آج کیا بنا ہوا ہے؟ انم کی بات سن کر عائشہ رکی تھی۔ شلجم گوشت، انہوں نے مختصر جواب دیا تھا۔ امی نہیں، شلجم نہیں، پلیز میں نہیں کھاؤں گی، آپ بانو سے کہیں میرے لیے کچھ اور بنا دے۔ انم کو شلجم کچھ خاص پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے دہائی دی تھی، تو عائشہ تیوری چڑھاتے اس کی طرف آئی تھی۔ انم، اگر تم نے شلجم نہ کھائے تو مجھے امی مت بلانا، سمجھی؟ ٹھیک ہے بہن، نہیں بلاؤں گی آپ کو امی، پر شلجم نہیں کھاؤں گی۔ انم نے بھی ڈٹھائی سے جواب دیا، جس پر وہ کھڑے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تبھی وہاں سے اٹھتے ہوئے عنایا نے احسان کو آواز دی، تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے، کیوں بلایا ہے؟ بولو اب، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا میں، بتاؤ بھی اب۔ احسان سردی میں وہاں سے اٹھ کر آنے پر شدید کوفت کا شکار ہوا تھا۔ عنایا کو غصہ آیا تھا، تم اپنے منہ بند کرو گے تب ہی کچھ بتاؤں گی نا، میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے شہزاد، آج کل کچھ چپ چپ سی لگتی ہے، پہلے جیسے موڈ میں نہیں لگتی۔ تم ایسا کرو، اس سے بات کر لو جا کے، یہی وقت ٹھیک رہے گا۔ عنایا نے قدرے سرگوشی میں احسان سے کہا، تو وہ اچھل پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عنایا؟ مانا میری طرف تمہارے بہت سے حساب نکلتے ہیں، مگر کیوں مجھے اس ٹھنڈ میں زخمی کروانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ تو خیال کرو، ٹھنڈ میں چوٹیں زیادہ دکھتی ہیں عنایا۔ وہ اس کے مشورے پر دہائی دے رہا تھا، وہ کسی صورت بھی ماننے پر تیار نہیں تھا، تو عنایا نے سر پر ہاتھ مارا، پاگل، اب نہیں تو بعد میں بھی تو یہ بات کرنی ہے نا، اب تو ابھی کر لو، ابھی تو وہ پھر پہلے سے غصہ میں نہیں ہوتی، بعد میں پھر پہلے جیسی بھوکی شیرنی بن گئی، تو اس لیے مانو، اس سے صاف بات کر لو جا کے، اپنا پرپوزل خود اس کے سامنے رکھ دو، جاؤ۔ عنایا اس سے ہمت دلا رہی تھی، مگر وہ ماننے سے انکاری تھا۔ ویسے اگر اس نے کہا کہ اس کے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تو عنایا نے خدشہ ظاہر کیا، تو احسان کی ہنسی کا خوراک چھوٹا تھا، تو اسے کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، دماغ میں رکھ لو، وہ تو خالی ہے نا۔ احسان کی بات پر عنایا زیر لب مسکرائی تھی، وہ پہلے انکار کرتا رہا، پھر مان گیا، اور ایسکی سے سینوں پر چڑھ رہا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ وہ اس کے کمرے کے باہر دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔
उसने दस्तक दी तो शाज़ल ने आकर इसी वक्त दरवाज़ा खोला था तो सामने खड़े एहसान को देखकर हैरान हुई थी। एहसान ने देखा उसकी आंखें सुर्ख थी, वो सूजी हुई महसूस हो रही थी, जैसे काफ़ी देर से रो रही थी, मगर इसने उस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। वो जो बात करने आया था वो ज़्यादा ज़रूरी थी। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा खोला ही छोड़ दिया था। शहज़ल, वो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे, मसरूफ़ तो नहीं हो? हसन ने नहायत संजीदगी से उससे कहा था, जो उसकी शख्सियत का खास हिस्सा बिल्कुल ना था। कोई हसन को ऐसे संजीदा देखता तो उसकी हंसी छूट जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ, शहज़ल ने आहिस्तगी से कहा था। तो हसन में थोड़ा हौसला पैदा हुआ। सीधी और साफ बात है शाज़ल, और मैं घुमा कर बात नहीं करना चाहता, हसन बोल रहा था। शाज़ल गौर से सुन रही थी। हसन उसके ऐन सामने खड़ा हुआ था। तुम मुझे बहुत पसंद हो शाज़ल, मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कबूल करोगी? वो उसकी आंखों में झांकते हुए नहायत संजीदगी और नरमी से पूछ रहा था। उसने आंखें बंद कर ली थी कि उसे यकीन होता कि अब बहुत कुछ सुनने पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एक आध थप्पड़ से भी नवाज दिया जाए, मगर शाज़ल के जवाब पर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी। जब वो बोली, मामू मामानी से कहो जब चाहे अम्मी से बात कर लें, मुझे एतराज़ नहीं। वह संजीदगी से कहकर बेड पर बिखरी किताबें समेटने लगी। आसान हैरत में गहरा वापस इन्हें फैलाक रहा था, मगर अब फिक्र की जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी। शहज़ल इनकार करने का सोचती है और फिर उसे इस दर्द का भी फिर से एहसास होता है जो उसके दिल को टूटने पर उसे मिला था। इसलिए ये सोचकर कि आसान ना सही तो किसी और को तो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा, तो क्यों ना इसका दिल टूटने से बाज रहे। वो अनाया को बताने आता है तो वहाँ होती बातें सुनकर वह हैरत से मुस्कुराता है। अनाया, वो मेरा मलाल की अम्मी का फ़ोन आया है। वो बता रही थी कि मिसेस लियाकत को तुम काफ़ी पसंद आई हो, इसलिए वो कल तुम्हारे अपने बेटे के लिए देखने आ रही हैं, इसलिए तैयार रहना। कुछ हरकतें सीधी कर लो, अपनी कल करो कुछ आसानी। ये सब बातें सुनकर वहीं से वापस पलट आया था। अनाया कान बंद करके आयशा की नसीहतें सुनती रही थी। मर्तज़ा बेड पर टांगे फैला नीचे लटकाए लेटा था, बाजुओं को ऊपर किए, हाथ में पकड़े मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। पैर ऊपर करने लगा था कि तो देखा कि जोगर्स पहले पहने हुए थे, तो उसका जूते उतारने का मूड नहीं हो रहा था, तो दोबारा नीचे कर लिए। उसे अभी शाहरुख के पास जाना था, तो दोबारा जूते पहनने पड़ते, इसलिए नहीं उतारे। स्क्रीन पर कदरे गौर से कुछ पढ़ रहा था। वहाँ अनाया का पूरा नाम, वो कहाँ और क्या कर रही है, उसके ख़ानदान, उसके अलावा और भी मालूमात थी। अनाया फ़रीद अली, उसने अनाया का पूरा नाम ज़ेरे लब पढ़ा था। मुझे अनाया फ़रीद अली से मोहब्बत हो गया है। वो जैसे खुद को बता रहा था जैसे अभी तक उसे इस चीज़ का यकीन ना कर पा रहा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कोई इस कदर पसंद आ जाएगा कि उसे ऐसे कभी किसी को अपनी मोहब्बत होने का एक दर्जा देना पड़ेगा। वो मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या उसकी मासूमियत? वो चेहरे पर अज़ली संजीदगी लिए पुरकशिश आंखों से झुक कर अरशद को घूरते हुए सोच रहा था। नहीं, शायद उसका शौक और चंचल मिजाज। वो खुद से सवाल कर रहा था और फिर खुद ही जवाब दे रहा था। नहीं, शायद उसका पर्दा, मगर ऐसे पर्दे में तो और भी बहुत सी ख़वातीन होती हैं, मगर फिर वही क्यों? वो वजह तलाश करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो और भी उलझ रहा था। पता नहीं, जो भी वजह हो, बस वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर झुकाए हुए उठकर बैठ गया। बिल्कुल आम हुलिये में भी वो बेहद निजीहा दिख रहा था। तभी आसिया खुले दरवाजे पर खड़ी देख रही थी तो वो चौंका था। वो फिर मुस्कुराया था। खड़ी क्यों है, अंदर आ जाए, मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर वो अंदर नहीं आई थी। नहीं मुर्तज़ा, बैठने का अभी टाइम नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम निकल। जल्दी में लग रही थी तभी मुर्तज़ा बोल पड़ा, क्या मतलब क्या तैयार हो जाऊँ? बिल्कुल ठीक तो लग रहा हूँ। और कहाँ रहे हैं? तुम्हें बताया तो था कि जो लड़की मुझे पसंद है आई है तुम्हारे लिए, उसको देखने जा रही हूँ, इसलिए अब देर मत करना, मैं नीचे इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। वो जल्दी से कहते हुए वापस मुड़ गई तो और मुर्तज़ा कंधे उकसा गया था। चलो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, अम्मी को तसल्ली हो जाएगी, मुझे यकीन है अम्मी को नया पसंद आ जाएगी। वो सोचता हुआ हैंगर्स में लटकी शर्ट्स को आगे पीछे करते देख रहा था। आसिया लान में टहलती हुई उसके इंतजार में थी। तभी वो अंदर उन्हीं दरवाजे के आगे बने छोटे चार जीने फैलांगता हुआ नजर आया। स्किन जीन्स पर ब्लैक ड्रेस शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए वो कलाई पर गहरी बांध रहा था। घने स्याह बाल जेल से पीछे को सेट किए हुए थे। कितने खूबसूरत नकोश थे उसके। इस संजीदगी उसकी शख्सियत को रौबदार बनाती थी। वो आसिया के साथ खड़ा उससे खासा लंबा लग रहा था। नायशा की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो नहीं जा रही थी। चौधरी वजाहत की हवेली में आज हर कोई घुन चक्कर बना हुआ था। जो नहीं भी घूमना चाह रहा था उसे आयशा और फरीदा ज़बरदस्ती घुमा रही थी।
ہر چیز کی اچھی سے صفائی کر دی گئی تھی۔ کھانا تو دور کی بات ہے، انہیں پیش کی جانے والی چائے بھی عنایہ سے نہیں بنوائی جا رہی تھی، اس لیے کھانے کی ساری تیاری عائشہ اور حسان کی امی نے کی تھی۔ عنایہ بیڈ پر پڑے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو عائشہ اس کے لیے نکال کر گئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کا نفیس جوڑا تھا۔ عنایہ کا تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا، مگر عائشہ کی بات ماننا اس کی آج کے دن مجبوری تھی۔ انم اور حزم بھی ساتھ کھڑی تھی۔ تبھی عائشہ آئی تھی۔ عنایہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اللہ کب عقل آئے گی تمہیں؟ وہ لوگ گھر سے نکل چکے ہیں اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو، پتہ نہیں کیا دیکھا تم میں؟ انہوں نے کچھ حرکتیں سدھار لو اپنی۔ عائشہ نے اسے ان کے سر پر چت لگائی تھی تو اس کا منہ بنا تھا۔ امی، ان لوگوں کو میں جیسی ہوں ویسی ہی پسند آئی ہوں، تو پھر آپ کو مجھے بدلنے کی کیا پڑی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے رشتہ نہیں کوئی آفت آ رہی ہے، وہ التجائے انداز میں کہتے ہوئے آخر پر بڑبڑائی تھی۔ تو عائشہ نے اسے گھورا، بکواس مت کرو عنایہ، جو کہا ہے وہ کرو اور دیر مت کرنا اب۔ عائشہ کہتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گئی اور عنایہ نے کندھے چاتے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مرتضیٰ اور آسیہ اندرونی دروازہ پار کرتے ہوئے اندر بڑھ رہے تھے۔ گھر کے سب بڑوں نے ان کا خوش اخلاقی سے استقبال کیا تھا۔ وہ اب ڈائننگ روم میں بیٹھے گوشت گپیوں میں مصروف تھے۔ آسیہ ان سب سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور مرتضیٰ کو یہ فارغ بیٹھا بہت کوفت لگ رہا تھا۔ عنایہ کے ابو اور تایا ابو نے مرتضیٰ سے چند سوالات کیے جن کے اس نے مناسب جواب دیے تھے۔ تبھی انم پیچھے سے اندر آئی تھی اور 2 منٹ تک واپس پیچھے سے ہی بھاگ گئی تھی اور عنایہ کے کمرے میں آئی تھی اور سامنے تیار بیٹھی تھی۔ جوڑے کے ہم رنگ الگ اسٹولر کو چہرے کے گرد حفاظت سے لپیٹا ہوا تھا۔ جوڑے کے ساتھ کے دوپٹے کو آگے پیچھے سے پھیلا کر پن لگائی گئی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہلکا سا فلوس لگانے پر اتفاق کیا تھا، جس پر بھی وہ دلہی دلہائی نکھری لگ رہی تھی۔ سیاہ خوبصورت آنکھیں کاجل لگانے سے کچھ اور زیادہ سیاہ دکھ رہی تھیں۔ اف عنایہ اپی، اف اتنا ہینڈسم لڑکا دیکھ کر آئی ہوں میں۔ عنایہ نے اسے حیرت سے دیکھا تو انم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اوہو اپی، میرا مطلب ہے آپ کے نصیب میں آنے والا وہ ہینڈسم بندہ دیکھ کر آئی ہوں۔ کیا پرسنالٹی ہے اس کی، کتنے باوقار دکھتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی امی نے آپ میں کیا دیکھا جو اپنا اتنا خوبرو بیٹا آپ کے حوالے کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ انم سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے عنایہ کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جس پر عنایہ نے اسے تھپڑ لگایا تھا تو وہ بازو ملنے لگ گئی تھی۔ بکواس نہیں کرو انم، ہمیشہ فضول گوئی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تم نے۔ ارے ہاں، مجھے چائے لے کر جانی تھی، شکر ہے یاد آ گیا، ورنہ پھر امی نے دل کھول کر مجھے صلواتیں سنانی تھی۔ ہٹو پیچھے۔ وہ انم کو پیچھے کرتی ہوئی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اور باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہر قدم اٹھاتے اس کے ذہن میں انم کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ مسکرا رہی تھی اور سر جھٹکتے ہوئے تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ بانو چائے اور دوسرے لوازمات سے بھری ٹرے ڈرائنگ روم کی باہر تک لے آئی تھی۔ وہ بے نیازی کا سا بیٹھا تھا، اسے اس سب سے جیسے کوئی دلچسپی نہ تھی، بس جیسے وہ وقت گزارنے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک پیر ہلاتے بہت کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے آتی لڑکی پر پڑی جس کے ساتھ ایک عورت ٹرالی گھسیٹتے اندر آ رہی تھی۔ آسیہ نے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مرتضیٰ کی حیرت سے آنکھیں قدرے پھیلی تھیں۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی حیرت میں گھرا رہا، پھر جیسے ہی حواسوں میں لوٹا تھا تو فوراً نارمل ہو گیا تھا۔ آسیہ نے بات ابھی پکی نہیں کی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک بار مرتضیٰ کی پسند سے اس کی تسلی کے لیے مل لے، مگر وہ اس کی بات یہیں عنایہ سے طے کرے گی۔ پھر سب نے ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا اور ان کی واپسی ہو گئی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قدرے کھلے دروازے سے سامنے زریاب کچھ چیزیں سمیٹتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وقفے سے وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کا موسم ہونے کے باعث ہر طرف بالکل اندھیرا چھا گیا تھا اور یہی بات نوشابہ کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کے سامنے کھڑی کچھ ضروری چیزیں اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال رہی تھی۔ تبھی جلدی سے بڑی چادر اچھے سے پھیلاتے ہوئے وہ ہینڈ بیگ پکڑے باہر نکلی تھی تو سامنے صوفے کے پاس زریاب کو قدرے پریشان تاثرات کے ساتھ دیکھا تو وہ سانس لے کر رہ گئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک نوشابہ کے پاس نکاح نامے کی کوئی کاپی نہیں تھی۔ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہونے سے زریاب کی چونک کر دیکھا تو پیچھے نوشابہ کو کھڑے پایا۔ کیا ہو گیا ہے زریاب؟ ایسے ہر لمحہ پریشان ہو کر گزارنے سے کیا ہو جائے گا؟ آج نہیں تو کل ہمیں سب کو بتانا تو ہوگا، تو پھر جو کل ہونا ہے وہ آج ہی برداشت کر لیتے ہیں۔ نوشابہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ جو ہنوز فکر مند نظر آ رہا تھا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ بات نہیں ہے نوشابہ، جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے، مگر تم ابھی میرے ابو کو نہیں جانتی۔ اگر ان کا جواب ہماری توقع کے خلاف ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بس یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے، زریاب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ساتھ کھڑی نوشابہ بھی قدرے فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ زریاب کے ساتھ بیٹھ گئی۔
अच्छा ज़रिया, तुम इतना परेशान ना हो, देखो भाई कितना अंधेरा हो गया है, इतनी देर क्यों कर रहे हैं, और गायों का सफ़र इस अंधेरे में ख़तरनाक होगा। ज़रिया, तुम टैक्सी करवाने वाले को दोबारा कॉल करो। टैक्सी वाले को दोबारा कॉल करो। नौशेबा ने फ्लैट के खुले दरवाजे से बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए कदरे फिक्रमंदी से कहा। तो ज़रिया सामने पड़ा मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा और किसी से बात करने लगा। बस 2 मिनट में आ रहा है, और रात को जाने का मकसद ये है कि गाँव वालों को पता चलने से पहले एक अब्बू से मामलात ठीक हो जाएं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, बता देंगे सबको। तभी बाहर हारन की आवाज़ आई थी। वो दोनों चौंके थे। तभी ज़रियाब उसे लेता हुआ बाहर निकला। ज़रिया फ्लैट को लॉक करते हुए चाबी अपनी जेब में डाली और दोनों टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी गांव के रास्ते पर रुआं थी। सारा सफ़र परेशानी में गुजरा। तकरीबन 40 मिनट में वो अपने घर के सामने खड़ा। नौशेबा भी उतरी। टैक्सी वाले को वापस भेज दिया गया था कि उन्हें यकीन था कि वो आज रात यहीं रहेंगे। वो दोनों चलते हुए दरवाजे के पास पहुंचे और ज़रियाब ने दरवाज़ा खटखटाया। वो दोनों कुछ लम्हे खड़े थे, मगर जवाब नादर। उन्हें लगा था कि शायद सब सो गए होंगे, क्योंकि गांव में लोग आमतौर पर 8 बजे सो जाते हैं और अब 8:30 हो रहे थे। तभी ज़रियाब ने दोबारा दरवाज़ा दस्तक दी। नौशेबा ज़रियाब के से थोड़ा पीछे होकर एक तरफ खड़ी थी। अंदर वो दोनों वाकई सो चुके थे। पहले दस्तक पर उन्हें कुछ महसूस ना हुआ, मगर दूसरी दस्तक पर हमीद उठ गया था और दरवाज़ा खोलने के लिए बिस्तर से उठ रहा था। तो रशीदा भी उसे उठते देखकर उठने लगी। तो क्यों उठ रही है? मैं खोल देता हूँ दरवाज़ा, तू सो जा। तू नहीं, वो ज़रियाब आया होगा तो उसे खाना भी तो देना है, तो उसके लिए उठ रही हूँ, रशीदा बोली थी। मगर हमीद ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और चादर लपेटते बाहर निकल गया था। पीछे ही रशीदा भी बाहर सीन में आ खड़ी हुई थी। हमीद ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़रियाब को खड़ा पाया। तो वो सामने से थोड़ा हट गया, मगर तभी ज़रियाब से साथ नौशेबा ने अंदर कदम रखा था। तो रशीदा और हमीद दोनों चौंके थे और हैरत से ज़रियाब की तरफ देखा था। तो ज़रियाब की हिम्मत और कम पड़ने लगी थी। कौन है ये लड़की ज़रियाब? हमीद ने अपनी भारी आवाज़ में गुस्से से पूछा था। तो ज़रियाब कुछ लम्हे बोल ना पाया। उसके पीछे नौशेबा सर झुकाए खड़ी थी। फिर वो बोला, अब्बा, ये बीवी है मेरी, मैंने इससे निकाह कर चुका हूँ, आप दोनों की बहू। और इसी वक्त एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आई थी और ज़रियाब को लगा उसका सर घूम गया है। ज़रियाब की बात अधूरी रह गई। तो नौशेबा ने चौंक कर ऊपर देखा था और हैरत से मुंह पर हाथ रखा था। पीछे खड़ी रशीदा का दिल तरफा था। हमीद एक कदम आगे हुआ। जैसे इसको लेकर आया है वैसे इसको लेकर वापस जा, निकल जा यहाँ से, फ़ौरन दफ़ा हो जा यहाँ से, और आइंदा इस औरत के साथ इस घर का रुख ना करना, वरना दोनों की जान ले लूँगा मैं, निकल यहाँ से। हमीद गज़बनाक होकर कह रहा था और आखिर पर उसने धक्का देते हुए इन दोनों को घर से बाहर किया और दरवाज़ा लगा दिया। पीछे खड़ी रशीदा की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वो मुंह पर हाथ रखे गुड़गुड़ रही थी, मगर वो हमीद के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। इन दोनों की ठंडी और आधी अंधेरी सर्द रात में घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो दोनों दरवाजे के बिल्कुल पास ही खड़े थे। कुछ लम्हे तो वो कुछ हुआ उसे समझ नहीं पा रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। नौशेबा को लगा ठंडी हवा उसकी हड्डियों में दाखिल होकर उसे सर्द कर रही है। वो दोनों गुमसुम खड़े पहले बंद दरवाजे को फिर एक दूसरे को तक रहे थे। यहाँ पर ये नावल की एपिसोड 3 ख़त्म हो रही है। पहली 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए। इंशाल्लाह बाकी एपिसोड भी मैं अपलोड कर दूँगी। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों को शेयर करूँगी।